नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं राम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या सामने जो आप देख पा रहे हैं वो प्रॉपरली देख पा रहे हैं कि नहीं। फटाफट से बताइए। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि आप जानते हैं 30 अप्रैल 2022 को नवोदय का एग्जाम हुआ और बहुत सारे बच्चों के मन में उत्सुकता है कि उसकी आंसर की बहुत प्रॉपर तरीके से मिल जाए या उसका सोल्यूशन बहुत प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो आज की इस क्लास में हम उसका सोल्यूशन लेकर के आए हैं। आप देख पाएंगे किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, वो सभी हमारे साथ में चेक करेंगे। मेरे पास में जो पेपर आया है उसका जो पीडीएफ है उसमें सेट ए मुझे मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को मैच करते चलेंगे, उनके सॉल्यूशंस आप देखते चलेंगे। तो हम देर नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं नवोदय स्पेशल बैच हमने लेकर के आए थे, जो कि नवोदय जागृति अभियान के तहत संपूर्णतः हमने निःशुल्क दिया। जितनी भी क्लासेस हम आपको दे पाए और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित वीडियो जो भी बचे हुए हैं वो भी हम आपको कंप्लीट कराएं और जो भी अपडेट हो सकते हैं समय समय पर वो भी हम आपको प्रोवाइड करें। तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं संपूर्ण सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, 30 अप्रैल के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन जो है ये आंसर की हम कह सकते हैं, इसको आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये ओपन हुआ है पेपर, जो 30 अप्रैल को पेपर हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कल पेपर हुआ, वो पेपर मेरे सामने है। हिंदी मीडियम का पेपर मेरे सामने है। ये पूरा का पूरा पेपर था, पहला पेज था, ये आपने ओपन किया होगा। इसके इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़े होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हमें यहां से स्टार्ट करना था। देखिए यहां पर इसने 3 खंड दिए हैं। पहला खंड जो है मानसिक योग्यता परीक्षण है, 1 से लेकर के 40 प्रश्न इसमें आए हैं। और दूसरा जो है अंकगणित परीक्षण था, इसमें जो 41 से लेकर के 60 प्रश्न, मतलब हम कह सकते हैं 20 प्रश्न पूछे गए। और लास्ट है आपका भाषा परीक्षण, जो कि सेक्शन 3 था, खंड 3 था, जिसमें 20 प्रश्न है, 61 से लेकर 80 तक। टोटल 80 प्रश्न पूछे गए। इन 80 प्रश्नों के सॉल्यूशन आज की हम क्लास में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण, या हम कह सकते हैं खंड 1। आपके जो भी लाइव कमेंट्स होंगे, जो आप मेरे से डाउट्स पूछेंगे इसके संबंध में, वो सारे के सारे कमेंट्स में लेते जाऊंगा समय समय पर। तो वो भी चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अपने कमेंट्स आप यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है मानसिक योग्यता परीक्षण। एक बार कमेंट कर देंगे क्या आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं। देखिए कल के एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना चाहिए, 1 से लेकर 4 प्रश्न है इसमें। इन प्रश्नों में क्या है कि एक प्रकार से देखा जाए तो इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। इनमें से 3 कोई चित्र एक समान होंगे, एक आकृति भिन्न होगी। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ऑड मैन आउट का सवाल है। हमने पहला चैप्टर इसमें पढ़ा था रीजनिंग में, ऑड मैन आउट, उससे सवाल आया है। तो पहला सवाल जो है आपके सामने, आप अपने कमेंट भी करते चाहिए क्या क्या आंसर होगा इसका। देखिए इसमें अगर आप देखें तो इस बॉक्स के अंदर यहां पर जो आकृति बनी है 1 2 3 4 है, और सेकंड में आप देखें तो इसमें भी 3 से लेकर 4 फिगर है, सॉरी 1 2 3 4 फिगर है। और यहां भी देखोगे 1 2 3 4 फिगर है। तो यहां पर 4 फिगर मिल रहे हैं, यहां पर 4 फिगर मिल रहे हैं, यहां भी 4 फिगर मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3, यहां पर 3 फिगर मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 फिगर वाले तीनों एक समान है, एक आकृति डिफरेंट है। हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्लियर है, आपको समझ आ गया। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। एक आपने मैच कर लिया, दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल है, देखिए इसमें दिया है यहां पर, इस पोर्शन को आप देखिए, यहां पर इस पोर्शन को आप देखिए, इससे सट के, मतलब कोने से इस वर्टेक्स से सट के यहां पर 3 डॉट बने, 1 2 3। ये डॉट जो है ना ये बिल्कुल कोने पर है यहां पर। ठीक है, इस आकृति में आप देखिए कि ये जो डॉट बना है ये कोने के तरफ है, और इस आकृति में आप देखेंगे तो जो बीच वाला डॉट था ना, जो कोने की तरफ होना चाहिए था, वो नहीं है, नहीं है। और इसमें आप देखिए ये वाला जो डॉट है ना ये कोने की तरफ है।
मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, एक जो डॉट है ये कोने की तरफ है और दो साइड बाई साइड है ना, एक डॉट कोने की तरफ, दो साइड बाई साइड। इसमें एक डॉट कोने की तरफ और दोनों साइड बाई साइड, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि एक डॉट कोने की तरफ है और दोनों एक ही साइड है ना, इसलिए गलत हो गया, मतलब ये अलग हो गया। तो अलग हो गया तो हम कह सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, तीन आकृतियां एक समान है, मतलब ए बी और डी एक समान है और सी अलग है, इसलिए अलग हमें छांटना था। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या अलग है बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या अलग है। फटाफट से बताइए। देखिए अलग क्या है यहां पर हमें देखना है। यहां पर ये एरो बना हुआ है बाहर की तरफ, इसमें भी एरो बाहर की तरफ, इसमें भी एरो बाहर की तरफ और इसमें भी एरो बाहर की तरफ। अलग क्या है तो देखिएगा, यहां पर एरो की तरफ लंबा एक मार्क बना हुआ है, फिर उससे छोटा मार्क बना हुआ है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब इस तरफ हम जा रहे हैं, एरो के अपोजिट जा रहे हैं, तो छोटी होती जा रही है लाइन। देखो सबसे बड़ी लाइन, फिर बाहर की तरफ गए, छोटी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन यहां पर एरो से सट के जो लाइन है वो सबसे छोटी है। यहां पर एरो की लाइन जो है क्या है, बड़ी है, यहां भी बड़ी है, इसमें भी देखो आप देखेंगे एरो से लग के लाइन क्या है, बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन यहां पर छोटी लाइन से शुरुआत हुई, फिर लाइन बढ़ रही है, तो इसलिए ये वाली आकृति अलग दिख रही है, बाकी सब एक जैसी है। क्लियर, बाकी तीनों आकृति में समानता है, इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, बोलो ऑप्शन सी होगा। तो देखिए मेरे पास सेट ए है, आपके पास हो सकता है बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, जो भी हो, लेकिन क्वेश्चंस को पजल किया था उसने, आगे पीछे किया था, लेकिन क्वेश्चन सेम थे चारों पेपर, पांचों पेपर में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मैच करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पे आइए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 में ये बॉक्स दिया है, इसमें कुछ समानता है, तीन आकृति में समानता होगी, एक अलग होगी। देखिए यहां पर हम कहेंगे मल्टीप्लाई के साइन बने या कट का साइन बना है या एक्स बना हुआ है, तो 1 2 3 4 हमने काउंट किया, यहां पर कितने हैं, बोलो 4 है। यहां पर देखें 1 2 3 4 5, यहां पर कितने हैं, बोलो 5 है। यहां पर देखो 1 2 3 4, कितना है, 4 है। यहां पर देखो 1 2 3 4, यहां पर कितना, 4 है। तो तीन आकृतियों में 4 4 साइन बना हुआ है और एक में 5 बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये वाली आकृति अलग है, बाकी सब समान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड पूनम, विजय जी वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5 का आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखिए यहां पर भाग 2 आ गया। भाग 2 में क्या कहा जा रहा है, भाग 2 का इंस्ट्रक्शन फटाफट से देखिए क्या कह रहा है। भाग 2 में उसने कहा है कि भाई यहां पर 5 से 8 में बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं और ए बी सी डी के 4 चित्र दिए गए हैं, उनके उत्तर हैं। और उत्तर में हमें क्या करना है कि समरूप चित्र जो है, समरूप चित्र मतलब कहने का कि प्रश्न में जो चित्र दिया है, यहां पर जो भी चित्र दिया गया है उसके जैसी आकृति इसमें से छांटना है। उत्तर आकृति मतलब उत्तर आकृति ए बी सी डी, ये उत्तर की आकृति है। तो यहां पर जो आकृति है उसके समान आकृति आपको देखनी है, मतलब हम कह सकते हैं सिमिलर फिगर्स का क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था। तो फटाफट से अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। बताइए फटाफट बताइए। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आकृति दी है, इसके जैसी आकृति हमें देखनी है। तो यहां पर अगर देखेंगे सेम की सेम आकृति, देखो भाई ये जो आकृति है इसमें यहां पर स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग यहां से हो रही है, ये स्टार्टिंग हो रही है, तो यहां भी ऐसी स्टार्टिंग होनी चाहिए थी। तो ये आकृति नहीं है, इसकी स्टार्टिंग इस तरह की नहीं है। ठीक है, जो स्टार्टिंग यहां पर है आप देखेंगे वही उस तरह की एंडिंग यहां पर है, तो ये भी मैच नहीं कर रही है और ये आकृति एकदम अलग है। आप खुद देख पाओगे, खुद देख करके बता पाओगे इसके जैसी आकृति क्या ये वाली आकृति है, सिमिलर आकृति निकालनी थी, बिल्कुल है, बच्चा बच्चा देख के बता देगा, है ना। तो यहां पर देखिए आपको इसके जैसी आकृति ये मिल रही है, तो हमें सिमिलर फिगर ही निकालना था, और सिमिलर फिगर इसके सिमिलर फिगर ये मात्र है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, यहां पर जो है ये फिगर इस तरह से बना हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला फिगर, यहां पर ये फिगर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। यहां पर ये फिगर मैच कर, हम कह सकते हैं ये हो सकता है, ये फिगर मैच कर रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। इसके बाद आप देखिए यहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो सब में ट्रायंगल बना हुआ है,
ठीक है, यहां पर जो है ट्रायंगल तो बना ही हुआ था, सही में बना हुआ था, लेकिन इसमें दोनों एज जो है ऊपर की तरफ है, दोनों एज ऊपर की तरफ है, तो यहां ऊपर की तरफ मैच कर रहा है, यहां ये नीचे की तरफ है, और यहां एक ऊपर एक नीचे, तो हम कह सकते हैं भाई ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर तो हमारा पहले ही हट गया था, और ये वाला आंसर नहीं है। कौन सा आंसर होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। मतलब ये आकृति से ये वाली आकृति मैच करी तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, पूनम लोधी का आंसर जो है ए है, स्वतंत्र पगरवार का आंसर ए है, वेरी गुड। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लेके आता हूं, फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, आदित्य केसरी आ रहा है समझ में भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर हम देखेंगे तो फटाफट से देखिए क्या होना चाहिए, इसके जैसा फिगर आपको छांटना है। ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। देखो इस वाले फिगर को देखो, इस वाले फिगर में तो भाई गड़बड़ी है, ये ऐसा कहीं पर मैच नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, क्विकली देखना है, यहां भी इसके जैसा मैच नहीं कर रहा है। ऐसा मैच कर रहा है क्या? नीचे की तरफ पोर्शन हमने देखा नहीं कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर देखेंगे भाई यहां पर ये नीचे का फिगर हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, यहां पर देखो ये मैच कर रहा है, यहां पर देखो ये मैच कर रहा है, यहां पर देखो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, मतलब पहला ही आंसर मैच कर रहा है, पहला ही आंसर मैच कर रहा है। ये वाले फिगर को आप देखेंगे तो यहां पर क्या अलग है, क्या अलग है? देखो ये अलग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए आंसर नहीं है। तो तीनों आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखना, देखो यहां पर 1 2 4, यहां पर 1 2 4, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3, ये आंसर नहीं है। 1 2 9, ये आंसर नहीं है। 1 2 4 ये दिख रहा है, ये हो सकता है, और यहां भी 1 2 4 दिख रहा है, ये भी हो सकता है। फिर अगली लाइन मैच करेंगे, 3 5 8, 3 5 8, यहां पर क्या है देखो 3 5 9, ये भी आंसर नहीं है। तो कौन सा बच रहा है? ये वाला बच रहा है, ये आंसर है। 3 तो रिजेक्ट हो गए ना, हमें सिमिलर फिगर निकालना था, इसके जैसा सिमिलर फिगर यहां पर होने चाहिए। तो हमने देखा ये वाला मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी मैच नहीं कर रहे हैं। ये भी मैच नहीं कर रहा था, ये भी मैच नहीं कर रहा था, ये भी मैच नहीं कर रहा था, क्या मैच कर रहा है? ये वाला मैच कर रहा है। देख लो आप, पहली लाइन 1 2 4, दूसरी लाइन 3 5 8 और तीसरी लाइन 6 7 9, 6 7 9, डी आंसर है। क्लियर है? चलो अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 9। अब यहां पर भाग 3 स्टार्ट हो गया, मतलब नया चैप्टर, अगला चैप्टर रीजनिंग का जो हमने पढ़ा था उससे। देखो यहां पर क्या बोला है कि प्रश्न नंबर 9 से 12 यहां पर दिए हैं उसने, ये 4 प्रश्न है। अब चारों प्रश्नों में हमें क्या करना है? देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये करना था कि यहां पर ये वाला जो पोर्शन गायब चल रहा है, ये वाला जो पोर्शन गायब चल रहा है, इसमें हमें क्या करना है? इनमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सी आकृति यहां पर फिल होकर के इसका प्रतिरूप जो है कंप्लीट करेगी। ये इसका कहने का मतलब फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन करना है हमें, फिगर कंप्लीट करना है। तो देखो यहां पर जो फिल होगी आकृति, मैं यहां पर बनाता हूं, क्या होगा? देखिए यहां पर इस तरह से आएगा, और इसके बाद ये आएगा और ये आएगा, मतलब हमारी जो आकृति बनेगी वो ये बनेगी, हमारी आकृति ये बनेगी। तो इस आकृति को आप यहां से उठा करके देख लो। देखो यहां पर हमें क्या चाहिए? 2 1/4 सर्कल चाहिए, यहां पर 1 है तो ये वाला आंसर नहीं है। यहां पर 2 आ रहे हैं, 1 2, ये लाइन भी आ रही है, ये भी आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहां कोने पर देखो ये बना था, तो यहां पर ये भी बना होना चाहिए। ठीक है, तो कोने पर ये भी आ रहा है, मतलब ये वाली आकृति हमारी मैच कर रही है। इस आकृति को देखो इसके जस्ट अपोजिट टाइप से लग रही है, उल्टा कर दिया है, यहां पर भी उल्टा कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। कौन सा मैच करेगा ये? मतलब हम कहेंगे कि अगर इस पोर्शन को मैं उठा करके ले जाऊं और इसको उठाकर यहां डाल दूं तो ये आकृति पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। समझ आ गया? अगले सवाल पे आ जाए, सवाल नंबर 10 पे आइए। सवाल नंबर 10 देखिए फटाफट से, सवाल नंबर 10 इसको हमें कंप्लीट करना है, तो यहां पर कंप्लीट करने के लिए ये पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, ये पोर्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस तरह से ये बना होगा। ठीक है, अब आप देख लो कि कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है।
देखो भाई, मुझे तो ये पोर्शन दिख रहा है कि ये उठा करके मैं यहाँ पर रख दूंगा तो आ जाएगा, मतलब ये आंसर मैच कर सकता है। ये वाला कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है, ये भी कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है, और ये भी कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये जो खाली जगह दिख रही है, देखिए ध्यान से, ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर, ये जो खाली पोर्शन दिख रहा है ये एक ही है, और यहाँ पर कितने खाली पोर्शन है? एक ये है और एक ये है, तो ये दो खाली पोर्शन ही, केवल सिंगल एक खाली पोर्शन है, इसलिए हमारा आंसर क्या मैच करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है, देखिए इसको कंप्लीट करना है तो यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से, इस तरह से हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद एक लाइन तो यहां पर खींचेगी, एक लाइन यहां पर खींचेगी। ठीक है, ये लाइन इस तरह से खींचेंगी। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन यहां पर खींचेगी, ऐसा। क्लियर? इस तरह से हमें देखना है। तो ये वाला आंसर हमारा मैच कर सकता है, ये आंसर इसका उल्टा हो रहा है, ये मैच नहीं करेगा, ये भी कंप्लीट नहीं लग रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं कर रहा है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? आंसर कर रहा है ये आकृति हमें उठा करके यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आकृति कंप्लीट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 को हमें कंप्लीट करना है। मैंने आपसे बताया था कि जब भी हमें फिगर कंप्लीशन आता है तो इसके जैसा फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको बनाने के लिए हमें एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। ये लाइन हम खींचेंगे, जैसे ही लाइन आप यहाँ पर खींचोगे तो आप पाओगे कि भाई इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर ये यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए। सर्कल बनाने के बाद एक लाइन यहाँ पर आपको खींचनी है, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर खींचेगी, फिर इसको इस तरीके से मिलाया गया। यही तो है, बोलो। मतलब हम कह सकते हैं हमें इतना पोर्शन चाहिए। कितना पोर्शन चाहिए? ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये वाला पोर्शन कहाँ पर मैच कर रहा है? कहाँ पर मैच कर रहा है? तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग वाले पोर्शन में इसने क्या रख दिया? सर्कल रख दिया, जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पोर्शन में सर्कल नहीं है। ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये वाली ये आकृति मैच कर रही है, जो हमने बनाई है ना आकृति, ये आकृति इससे ये मैच कर रही है। देखो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको उठा करके हम लाएंगे और यहाँ पर हम पुट कर देंगे, बन जाएगा काम। बिल्कुल सही। बढ़ जाएं आगे। चलिए सवाल नंबर 13 पे आइए। अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन क्या है? देखिए डायरेक्शन देखेंगे कि इसने क्या किया कि बाई और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। मतलब यहाँ पर 3 प्रश्न के चित्र हैं और यहाँ पर एक उत्तर चित्र है। मतलब उत्तर चित्र में हमें क्या करना है? इनमें से कौन सा? यहाँ पर देखिए एक पैटर्न दिया है, इसके आगे ये पैटर्न, इसके आगे ये पैटर्न, फिर आगे ये पैटर्न, और यहाँ कंप्लीट होने के बाद क्या पैटर्न बनेगा वो आपको यहाँ से छांट के बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ये करना था और उसी के हिसाब से आपको OMR शीट में फिल करना था। क्या आंसर है? बोलो। ए आंसर है। अच्छा चलिए ठीक है, हम देखते हैं। देखो यहां पर बॉक्स बने 1 2 3 4, 4 के बाद नीचे पैटर्न आया 3, फिर आएंगे 2, फिर आएंगे 1, इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। देखो पहली लाइन में 4 बॉक्स, फिर दूसरी लाइन में 4 बॉक्स के बाद 3 बॉक्स, फिर यहां पर देखो 4 बॉक्स 3 बॉक्स 2 बॉक्स, तो यहां पर कितने? 4 3 2 1, उसी तरह के बॉक्स आएंगे। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न में आंसर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? आपने सही आंसर दिया है, ए स्वतंत्र। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या आंसर होगा बताइए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, यहां पर जो है एक सर्कल है डॉटेड, मतलब इसके अंदर लाइन है, और एक खाली सर्कल है। ठीक है, अगला पैटर्न क्या बना? अगले पैटर्न में आप देखेंगे कि इसको उसने ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे घुमा दिया। मतलब इसको उठा के लाया, यहां से यहां ले आया। मतलब इसको अगर हम ऐसा घुमा देना तो ये सर्कल यहां पर आ जाएगा और ये वाला सर्कल यहां पर आ जाएगा। यही तो हुआ है। और ऐसा करने के बाद उसने एक खाली सर्कल यहां पर बना दिया, एक खाली सर्कल यहां पर बना दिया। समझ गए? ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि भाई इसको उसने ऐसा किया, यहां पर ले आया, और इसको उसने यहां पर लेके आ गया, और उसके बाद लेफ्ट साइड में यहां पर एक खाली सर्कल बना दिया। तो ये वाली फिगर बन गई। अब अगली बार फिर हम चलेंगे, अगली बार फिर चलेंगे तो फिर वैसे ही घुमा देंगे, वैसे ही घुमा देंगे। मतलब कैसा? देखो
अब जब इसको घुमाएंगे तो ऐसा घुमाने पर ये वाला फिगर कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ये वाला फिगर कहां पर आ जाएगा, यहां पर। बात समझ गए। और ये वाला फिगर, जो ये वाला फिगर, वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। समझ गए। मतलब कहने का आप देखिए कि ये जो है ना, ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और ये जो था वो ऊपर आ गया, यहां पर आ गया, और ये जो था वो यहां पर आ गया, और एक अलग से उसने क्या किया, ये बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। अब अगली बार क्या होगा, ऐसा ही घुमाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। मतलब अगली आकृति क्या होनी चाहिए, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा। ठीक, और ये इधर आ जाएगा, और ये जो था वो इधर आ जाएगा, और ये जो था वो इधर आ जाएगा। ऐसी आकृति होनी चाहिए, और बीच में एक आकृति बना देगा। देखो, पहली बार में एक खाली आकृति बनाई, दूसरी बार में एक भरी आकृति लेके आया। अब क्या आनी चाहिए, एक खाली आकृति आनी चाहिए। यहां पर एक खाली आकृति आएगी। समझ गए। तो क्या मैच करेगा ये वाली आकृति मैच कर रही है। कौन सी आकृति मैच कर रही, बी वाली। ठीक है, बी आकृति हमारा सही उत्तर होगा। देख लीजिए। हां, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आंसर होगा, बोलिए। राम मीना, समझ आया बेटा, क्लियर है। तो ये पैटर्न आपको समझना था, इस तरीके से आपको करना था। सवाल नंबर, आइए नेक्स्ट 15 पे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल नंबर 15 में क्या पैटर्न दिया है। देखो सबसे पहले आप इसको देखिए, ये जो पैटर्न है, यहां पर एक झंडा टाइप का बना हुआ है, और यहां पर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। इसको घुमाएगा, ये इसको घुमाएगा, तो घुमाएगा तो क्या करेगा, ये जो है ना, ये इधर आ जाएगा। केवल 45 डिग्री ही घुमा रहा है। ठीक है, इसके पीछे जो है ये वाला पोर्शन, देखो एक लाइन खाली है। देखो आप समझो, ये जो एक झंडा है ना, और एक झंडा ये है, फिर यहां पर एक लाइन खाली, यहां पर एक लाइन खाली। इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा घुमाया, ये जो है ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखो आप, देखो यहां पर आना चाहिए, मतलब ये जो झंडा था यहां पर आ गया, और ये वाला झंडा था वो यहां पर आ गया कि नहीं आया। घुमा रहा है 45 डिग्री, और बाकी जो क्रॉस बना था वो यहां पर आ ही रहा है। अब इसके बाद इसको घुमाएगा, तो इसको घुमाएगा तो ये यहां पर आना चाहिए, और ये यहां पर आना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो यहां पर आ गया, आया, और यहां वाला पोर्शन यहां आ गया ना। अब अगली बार फिर घुमाना है, तो ये जो है ये यहां पर आना चाहिए, और ये यहां पर आना चाहिए। मतलब क्या बनना चाहिए, मतलब ऐसा बनना चाहिए कि ये यहां पर आना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ना, ये यहां पर आना चाहिए, और ये कट बनेगा। तो ये वाली आकृति नहीं आएगी, है ना। मतलब कौन सी आकृति आएगी, तो आप खुद देखिए। देखिए इससे कौन सी आकृति मैच करी, तो आप कहेंगे भाई ये वाली आकृति मैच करी, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आया समझ में। ये रोटेशन चल रहा है। हाँ राम मीना जी, गुड मॉर्निंग। थानेंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए, आया समझ में, क्लियर है। तो ये रोटेशन करना था। तो सवाल नंबर 15 खत्म हो गया। सवाल नंबर 16 पे आइए, फटाफट से आएंगे, जल्दी करेंगे। सवाल नंबर 16 में देखिए, यहां पर आकृति दी है, ये आकृति दी है। इतनी आकृति क्या है, ये इनकम्प्लीट है। इसका अगला फेज क्या बनाया, उसने ये बनाया। अगला फेज क्या बनाया, ये बनाया। मतलब यहां पर अगले फेज में ये हो जाएगा कि यहां से ये बन जाएगा, और यहां पर एक कट 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 हमने ये लाइन खींच दी, और यहां पर क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 3 ये बना दिया। मतलब कहने का कि जब ऐसा चित्र दिया होगा तो उसका अगला फिगर ये बनेगा कंप्लीट होने के बाद। अब ये दिया हुआ है तो इसका अगला फेज क्या बनेगा। देखो यहां पर तो सब कुछ ठीक है, यहां पर तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसमें बस चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर ये चीज आ जाएगी, यहां पर ये चीज आ जाएगी। समझ आया। मतलब देखो इससे ये कर सकते हैं, और अगले फेज में यहां पर ये हो जाएगा। अगले फेज में जो जाएंगे, देखो पहला फेज ये, इसका अगला फेज ये, फिर ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर अगले फेज में यहां पर ये बन गया, यहां पर, फिर अगले फेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। ठीक है, मतलब यहां पर जो फिगर आएगा ये वाला फिगर आएगा,
कंप्लीट होकर। समझ गए? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में नया डायरेक्शन आ गया है। डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में देखिए यहां पर एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब कहने का कि यहां पर देखिए आकृति, जो प्रश्न आकृति दी है उसमें क्या बोला है आपसे, उसने ये बोला है कि आपको क्या करना है। देखो एक प्रकार से आप देखोगे तो पहली दो आकृति में एक संबंध है, इन दोनों में एक संबंध है, तो जो संबंध इन दोनों में है ना वही संबंध इन दोनों में होगा, वही संबंध इन दोनों में होगा। लेकिन यहां की जो आकृति है ना बच्चे, यहां की आकृति उसने गायब कर दी है। यहां की आकृति उसने क्या की? गायब कर दी। जब यहां की आकृति उसने गायब कर दी तो हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से कौन सी आकृति आएगी। क्लियर है? ये इसका पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए देखें सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल नंबर 17 में देखो उसने क्या कहा कि भाई इससे इसका संबंध है। क्या संबंध है? देखो कुछ नहीं था, सेम की सेम आकृति थी, बस उसने क्या किया, इस फेज में आने पर इसने क्या कर दिए, इसके पैर यहां पर ऐसे मोड़ दिए और हाथ नीचे तरफ मोड़ दिए और ये आकृति बन गई। तो इसी प्रकार से जब हम यहां पर आएंगे ना तो अगली आकृति क्या बनेगी, इसके पैर नीचे तरफ मोड़ देगा और हाथ ऊपर की तरफ मोड़ देगा। ये वाली आकृति यहां पर आना चाहिए। तो उत्तर में देखो कौन सी आकृति ऐसी है, तो आप कहेंगे ये वाली आकृति ऐसी है। खत्म, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, कंप्लीट नहीं। देखो इसमें पैर नहीं मुड़े हैं, इसमें पैर मुड़े तो हाथ नहीं मुड़े हैं, इसमें एक पैर मुड़ा है एक पैर नहीं मुड़ा, दोनों हाथ मुड़े हैं। लेकिन जिस डायरेक्शन में मोड़ने थे उस डायरेक्शन में नहीं थे, इसलिए आंसर कौन सा होगा? बोलो, आप कहेंगे आंसर होगा डी 17 का। समझ गए? चलिए सवाल नंबर 18 पे आइए। इसमें एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब क्या? देखो इस आकृति से इसका संबंध है तो यहां पर संबंधित आकृति हमें निकालनी है। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि जो अंदर वाला पोर्शन था ना ये, इसको ऐसा मिला दिया, ऐसा मिला दिया, और इतनी आकृति बस जो यहां से निकली है ना, ये जो आकृति जो यहां से निकली है, देखो इनको हटा दिया साइड में, साइड का जो पोर्शन था वो हटा दिया और जो बीच की आकृति बची थी वो निकाल के यहां पर रख दी, ये निकाल के यहां रख दी। तो इसी प्रकार से आप देखो कि यहां पर जो आकृति होगी, ये आकृति सबको हटा देंगे, साइड के फेस हटा देंगे तो ये आकृति बनेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आकृति बनेगी, ये आकृति बनेगी, ये बनेगी। तो यहां पर जो आने वाला पोर्शन होगा वो ये होगा। तो ये देख लीजिए आप यहां पर कौन सा है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी। खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना? आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, सवाल नंबर 18 खत्म हो गया। सवाल नंबर 19 पे आइए। सवाल नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? देखिए यहां पर बाहर एक ट्राइंगल है, अंदर एक सर्कल है। अगले पोर्शन में जब हम जाएंगे तो अंदर वाला सर्कल जो है बाहर आ जाएगा और ये जो ट्राइंगल है ये अंदर चला जाएगा और इसको हम ऐसे लाइन खींच देंगे। बस इतना सा चेंज है। ठीक है, बना लेंगे। क्या हो रहा है कि यहां से यहां जाने पर क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है? तो ये जो ट्राइंगल था ये अंदर चला गया और ये जो सर्कल था ये बाहर चला गया और ट्राइंगल को उसने क्या कर दिया? डार्क कर दिया। बस इतना सा चेंज है। तो वही चीज आपको यहां लगानी है। देखो बाहर में क्या है, तो आप कहेंगे भाई वर्ग है, तो वर्ग कहां चला जाएगा? बोलो, अंदर चला जाएगा। और ये जो ट्राइंगल था, ये जो ट्राइंगल था ये कहां चला जाएगा? बोलो, तो आप कहेंगे भाई ये ट्राइंगल जो है अंदर की चीज बाहर हो रही है, बाहर की चीज अंदर हो रही है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। देखो बाहर की चीज अंदर आ गई और अंदर की चीज बाहर। ठीक है, इसी प्रकार से अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर। मतलब ये जो वर्ग है, ये वर्ग बाहर था, ये अंदर हो गया, और ये जो ट्राइंगल अंदर था ये बाहर हो गया। और अंदर वाली चीज को क्या करना है? आपको डार्क कर देना है, ऐसा डार्क। ठीक है, तो बताइए कहां पर आंसर मैच कर रहा है? अंदर में केवल ये वाला जो वर्ग है केवल इसमें हमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, जो कि डार्क है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। ठीक है, बढ़े आगे, सवाल नंबर 20 पे आइए। सवाल नंबर 20 में क्या कहा गया? देखिए सवाल नंबर 20 में इसमें क्या समानता है? तो आप कहेंगे कुछ समानता नहीं, बस इतनी सी है कि सबका सब सेम है। ये डायग्राम जो यहां बना हुआ है, ये डायग्राम ये सेम है, यहां पर सेम है। देखो ये डायग्राम सेम है, लेकिन इसमें क्या किया कि यहां पर 4 कट बना दिए। यहां पर क्या बना दी? 4 कट बना दी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 कोने थे, 4 कोने के हिसाब से उसने 4 कट बना दिए। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा? तो यहां पर जो आकृति आएगी उसमें कुछ चेंज नहीं होगा,
सब कुछ ठीक रहेगा। बस कितने यहाँ पर कोने, 1 2 3 कोने हैं, तो यहाँ पर कितने कट बन जाएंगे, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर बन जाएंगे 3 कट, यहाँ पर 3 कट। तो ऐसी आकृति देखना, मतलब इससे संबंधित आकृति यहाँ पर आएगी, तो ये वाली आकृति आएगी और ये वाली आकृति केवल ये। इसको टिक मत कर देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से नहीं बना हुआ है, नहीं तो इसको टिक कर दिया हो आपने। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको ही करके आ गए होंगे और घर आके जो है पछता रहे होंगे, अरे यार इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी। आराम से करिए सवाल को, इतना टफ पेपर नहीं था, बहुत आसान पेपर था। क्लियर है? बन जाएगा। तो सवाल नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अब यहां पर भाग 6 आ गया, अगला चैप्टर, मतलब चैप्टर चेंज हो गया। क्या है इसमें? इसमें देखिए क्या हो रहा है कि आपको ज्योमेट्री का फिगर दिया है, या तो सर्कल होगा, या तो चतुर्भुज होगा, या तो त्रिभुज होगा, ऐसा कुछ फिगर होगा, उसको कंप्लीट करना रहता है। इसका आधा पोर्शन यहां पर दिया रहेगा, आधा पोर्शन यहां पर है, तो आप इसको मिला दीजिए और मिला करके इसको कंप्लीट करिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सवाल नंबर 21 को हम देखते हैं क्या बनेगा। इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे सर्कल दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, सर्कल टाइप का दिख रहा है। पूरा सर्कल बना लेता हूं मैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ऐसा पूरा सर्कल बना लीजिए, समझ गए? पूरा सर्कल यहां पर अगर बना दें, देखो पूरा सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल बनाएंगे तो यहां पर कंप्लीट करने के लिए कैसा पोर्शन चाहिए हमें, ये वाला पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन चाहिए। देखो ध्यान से देखना, इसके जैसी आकृति तलाशी है आप लोग। किसके जैसी आकृति? देखो ये जो मैं यहां पर आकृति बना रहा हूं, ये आकृति आपको तलाशनी है। जो यहां पर पर्पल कलर में दिख रही है, ये आकृति देखिए उत्तर आकृति में से कहां पर है। इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत है। देखो ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, खत्म। इतना सा करना था, बन जाएगा, ए आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल नंबर 22 को कंप्लीट करते हैं। अब सवाल नंबर 22 में यहां पर क्या हो रहा है, देखो इसको देख करके हमें ऐसे ही लग रहा है कि एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, पूरा वर्ग बनाते हैं। इसको हम यहां से उठाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहां से उठाएंगे, इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो जो पर्पल कलर का आपको पोर्शन दिखेगा, वो आकृति आपको उठानी है। कहां से? उत्तर में से। ये जो पर्पल दिख रहा है, ये आकृति आप उठाइए। देखो ये मैच नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पर इसकी मोटाई है, यहां पर ये पतला है। यहां पर देखो ये मैच कर रहा है क्या? कर रहा है, कर रहा है क्या? बताओ। बिल्कुल कर रहा है। ये आकृति मैच कर रही है, ठीक है। ये आकृति कर रही है कि नहीं? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ये आकृति लगभग कर रही है, लेकिन फिर भी अब आपको क्या देखना है, यहां पर एक चीज देखिए, आपको ये देखना कि यहां पर जो पोर्शन है ये थोड़ा सा स्ट्रेट पोर्शन था, फिर यहां पर मुड़ा हुआ है। यहां पर देखो सीधा पोर्शन है, यहां पर सीधे ऐसा मुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर इस आकृति में केवल ये पोर्शन दिख रहा है हमें, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो कि यहां पर है, ये पोर्शन। तो आपको इससे अंदाजा लगाना है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन सही मैच कर रहा है। तो सही मैचिंग कहां पर बैठेगी? यहां पर बैठेगी, ये वाला पोर्शन सही होगा। ये पोर्शन आप उठाइए और यहां पर लाकर, देखो यहां पर लाकर आप रख दीजिए। ठीक है, देखो ये और ये मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है, फिर ऐसा कर्व बना है, फिर ये है, और फिर यहां पर आप देखोगे ये पोर्शन ये है। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये पोर्शन आएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सवाल नंबर 23 पे आएंगे। सवाल नंबर 23 में, अब सवाल नंबर 23 में क्या है, तो देखिएगा कि ये भी एक वर्ग का पोर्शन था, ये वर्ग था। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है, ये पोर्शन चाहिए। इसको कंप्लीट करना है तो यहां पर इतनी आकृति हमें चाहिए, ये उठाना है। तो यहां पर ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। ये उठाइए और इसको उठा करके यहां रख दीजिए, एक जैसा है बिल्कुल। ठीक है, ये भी नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 का आंसर क्या होगा? सी होगा। बढ़े आगे, सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए। सवाल नंबर 24 फटाफट से करिए। सवाल नंबर 24 को कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए देखो ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन जो आपको यहां पर दिख रहा है ना,
ऐसा ही पोर्शन यहां पर बनेगा, ऐसा ही पोर्शन यहां पर बनेगा। ठीक है, ये आकृति जब बनेगी तब जाके फिगर कंप्लीट होगा। तो देखो भाई, ये तो बराबर पोर्शन नहीं है दोनों तरफ, है ना, ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये आंसर नहीं है। इसमें बराबर दिख रहा है, ये पोर्शन जो है इसके बराबर दिख रहा है, इसकी जगह पे आ जाएगा यहां पर, समझ गए, तब जाके फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, बन जाएगा। ये भी उस तरह का नहीं है, ये भी उस तरह का नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए सवाल नंबर 25 पे आइए, फटाफट से करिए, फटाफट। आपके जो भी आंसर आ रहे हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में करते जाइए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। चौबीस का आंसर ए बताया, ठीक है, बिल्कुल ए आंसर है। अब देखिए यहां पर 25 से निर्देश चेंज हो गए, यहां पर 25 से 28 में। यहां पर क्या है कि यहां पर दर्पण प्रतिबिंब, हमने पढ़ा था ना मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में आकृति देख करके बतानी क्या होगी, हमने ये पढ़ा था। देखो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये दाएं तरफ में दर्पण रखा है, तो उसके उस तरफ कैसी आकृति बनेगी। तो देखो ये जो है ना, ये पोर्शन जो है ये जस्ट ऐसा बनेगा, इस तरफ ऐसा बनेगा, मतलब ये आकृति अगर ऐसी तो ये आकृति ऐसी हो जाएगी। तो इस तरह की आकृति देखिए, ये उस तरह की आकृति नहीं है, ये भी उस तरह की आकृति नहीं है। अच्छा, ऊपर वाला पोर्शन तो ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला पोर्शन तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ऊपर ही है और नीचे वाला पोर्शन नीचे ही है। बस अगर आकृति ऐसी है तो आकृति ऐसी हो जाएगी, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो लेफ्ट का राइट, देखो लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, इसलिए ये आंसर मैच कर रहा है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। क्या आंसर होगा, आंसर होगा सी। जल्दी से कमेंट करिए, 25 का बी नहीं है। बताइए थानिंड जी, क्या आंसर होगा, सी होगा ना। चलिए नेक्स्ट 26 बताइए, लेफ्ट का राइट होगा और राइट का लेफ्ट होगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेकिन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रहेगा। 26 में आइए, दाएं तरफ में अगर दर्पण रखा है तो लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट मतलब क्या, ये इस तरफ हो जाएगा ऐसा। देखो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये हो गया। ये पोर्शन राइट में था, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और लेफ्ट राइट है तो हम ये कहेंगे भाई राइट लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ये आकृति आना चाहिए। तो देखो यहां पर कहां पर ये आकृति मैच कर रही है, तो आप कहेंगे भाई ये वाली आकृति जो है यहां पर मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर बी। और किसी में कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। बोलो क्या आंसर होगा 26 का, हाँ 26 का बी आंसर होगा। ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, लेकिन लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। अगर दर्पण राइट या लेफ्ट में रखा हुआ है तो उस केस में, लेकिन ऊपर या नीचे तरफ दर्पण होगा तब उस केस में क्या होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे और दाएं का दाएं, बाएं का बाएं। ये चीज ध्यान रखनी। चलिए सवाल नंबर 27 पे आइए। सवाल नंबर 27, लेफ्ट का राइट करना है। तो देखो P यहां पर था तो P राइट में था तो लेफ्ट में हो जाएगा, लेकिन पलट जाएगा, है ना, लेफ्ट राइट हो जाएगा। मतलब कैसा बनेगा P उल्टा P हो जाएगा ऐसा। ठीक है, O वैसा ही रहेगा क्योंकि एक जैसा रहता है। R जो है वो इस तरह का हो जाएगा पलट के, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, और C ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आंसर आएगा। देख लो आप कहां पर मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है। इसमें C जो है सीधा है, उल्टा नहीं हुआ है। इसमें देखो C से स्टार्टिंग हुई है जबकि ये नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। बताओ 27 का आंसर। हाँ 27 का आंसर बी होगा। चलिए 27 के बाद 28 पे आइए। 28 का आंसर बताइए। लेफ्ट का राइट कर दो और राइट का लेफ्ट। तो देखो ये जो पोर्शन है ये सबसे पास में पोर्शन दर्पण के, तो यहां भी जो पोर्शन आएगा वो पास में ही आएगा नीचे तरफ, मतलब यहां पर आएगा। यहां पर ये वाला पोर्शन दूर है तो ये दूर हो गया, ये पोर्शन इस तरफ है तो ये पोर्शन इस तरफ हो गया। मेरे हिसाब से तो आंसर ए है। अब आप बताइए क्या आंसर होगा। मुझे लग रहा है कि ये आंसर नहीं होगा,
मुझे लग रहा है कि ये भी आंसर नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि भाई ये आंसर भी नहीं होना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि ये सेम का सेम उठा के रख दिया उसने, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सेम का सेम तो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ रहा है? बोलो 28। भाई इसको आप ऐसा कर दो, पलट दो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो ये पोर्शन जो है अगर पलटेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 28 का आंसर ए है, बताओ। चलिए नाज मुनीसा खान, बिल्कुल ए आंसर होगा। सचेंद्र, बिल्कुल ए आंसर होगा। चलिए 29 पे आइए, भाग 8 आ गया 29। 29 में क्या होगा? आपका पेपर कटिंग है, कागज के यहाँ पर टुकड़े दिए हैं, कागज को क्या है? मोड़ना है, फोल्ड करना और काटना। ये चैप्टर भी हमने पढ़ा था। तो कागज को फोल्ड करके आपको क्या करना है? कटिंग करनी है। देखो सबसे पहले कागज ये था, कागज ये था, इस कागज को क्या किया? आधा मोड़ दिया तो कागज ये बन गया। फिर इसको यहां से मोड़ दिया तो कागज ये बन गया। अब मोड़ने के बाद कटिंग कर दी, तो कटिंग जो कर दी, कटिंग उसने की है भाई यहां पर। देखो ध्यान से देखिएगा, कटिंग कहां पर की है? एक तो यहां पर छेद कर दिया और यहां पर एक काट दिया। तो इसी प्रकार से आप कागज को खोलते चलिए, जैसा जैसा मुड़ा है वैसा खुलना है। तो इधर खुलेगा, क्योंकि इधर से लास्ट टाइम यहां से मुड़ा था ये, तो पहले इधर खुलेगा, इधर खुलेगा तो ये पोर्शन यहां पर आ जाएगा और ये पोर्शन यहां पर आ जाएगा। समझ आ गया? फिर पूरा पेपर यहां पर खुल जाएगा, इस तरफ खुल जाएगा, ऐसा ऐसा खुलेगा तो ये पोर्शन तो ऐसा हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? 2 डॉट आ जाएंगे। तो ये तो जो है फोल्डिंग लाइन थी ना, देखो यहां पर ये जो लाइन है ये फोल्डिंग लाइन है, इसको हटा देंगे हम। इस लाइन को, ये जो लाइन है फोल्डिंग लाइन है, इसको हम हटा देंगे। देखो यहां पर हमें चाहिए 4 डॉट, कोने पर चाहिए 4 डॉट, तो कोने पर 4 डॉट बन गए और बीच में ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, समचतुर्भुज ये बनेगा, तो ये आ रहा है। और ये जो फोल्डिंग लाइंस है ना, ये लाइंस और ये लाइंस फोल्डिंग लाइंस है, तो ये हट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर सल पड़ जाती है, तो सल का तो महत्व नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ये वाला होगा। मतलब अगर पेपर को हमने फोल्ड करके यहां पर काट दिया था तो इसको खोलने पर ये दिखाई देगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। 30 पे आइए, सवाल नंबर 30 पे। पेपर को यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, फिर यहां पर काट दिया उसने। यहां से भी फोल्ड किया, देखो ये भी फोल्ड किया। ये फोल्ड करने के बाद यहां पर ये कटिंग हुई है, ये कटिंग हुई है। जब आप खोलेंगे बच्चे तो यहां पर भी क्या होगा? ऐसी कटिंग दिखाई देगी। ठीक है, मतलब इतना पोर्शन आप उठा करके मैच कर लो, कहां पर मैच कर रहा है? इसमें नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। देखिए उसने जो कटिंग की है, बस आपको एक हिस्सा मैच कर लेना है। कौन सा वाला हिस्सा? देखो यहां पर आप देखोगे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये बना हुआ है इतना पोर्शन। अगर वापस इसको खोलोगे ना इस तरफ, तो ये पोर्शन इसका उल्टा सीधा यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। जैसे ये आया तो इस पोर्शन को आप मैच कर लीजिए, इसको मैच कर लीजिए। कहां पर मैच कर रहा है? तो देखो यहां पर मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यहां पर मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कहां मैच कर रहा है? इसमें मैच कर रहा है, इसमें। ये लाइन है और ये एक बार, 2 बार, 3 बार, और एक बार, 2 बार, 3 बार ये है, और ये इसमें है, इसमें मैच कर रहा है ये वाला, बाकी इसमें नहीं मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये इतना ही पोर्शन मैच कर लिया तो भी हमारा काम बन गया। ये वाला पोर्शन इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर है। ठीक है, सी। 30 का क्या होगा? सी होगा। चलिए 31 पे आइए। 31 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। देखो इसको यहां से मोड़ा, इसको यहां से मोड़ा। अब मोड़ने के बाद इसके ऊपर ये आ गया, ओवरलैप हो गया, फिर यहां से कटिंग कर दिया, कट बना दिया, यहां से कट बना दिया। फोल्डिंग लाइन को भूल जाना है, फोल्डिंग लाइन को भूल जाना है। ठीक है, इसको खोलेंगे यहां पर तो ये यहां तक आ जाएगा और ये इसका इधर रिप्लेसमेंट यहां पर दिखाई देगा ये। फिर वापस यहां पर खोलेंगे ना, ये खोलेंगे तो ये पूरा जब खुल के आएगा तो ये 2 लाइंस तो यहां पर देखेंगी और ये पूरा यहां तक कवर कर लेगा। फोल्डिंग लाइन छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, फोल्डिंग लाइन छोड़ दीजिए। तो फोल्डिंग लाइन अगर छोड़ेंगे तो ये पूरी लंबी लाइन और ये पूरी लंबी लाइन कहां पर दिख रही है? तो आप कहेंगे ये पूरी लंबी लाइन यहां पर दिख रही है, यहां पर, यहां भी दिख रही है, यहां पर नहीं दिख रही है, यहां पर नहीं दिख रही। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां पर दिख रही है,
और यहाँ पर 2 ही दिख रही, ये तो कैंसिल ही हो गया था, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 4 लाइन नहीं दिख रही, इसलिए वाला आंसर नहीं है। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ये जो फोल्डिंग लाइन्स है बच्चे, ये जो लाइन्स यहाँ पर बनेंगी फोल्डिंग लाइन्स छोड़ देना है, बाकी सब कवर करना है, ठीक है। तो ये आंसर मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए। 31 का आंसर क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल सचिंद्र, ए आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 32 पे आइए। 32 में इसने यहाँ से ये फोल्ड किया, फिर यहाँ पर फोल्ड किया, ये फोल्ड करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको फोल्ड कर दिया, मतलब कितना फोल्ड कर दिया देखो, पेपर को इतना फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक ये बनाया कट, और यहाँ पर एक सर्कल काट दिया, यहाँ पर एक सर्कल काट दिया। जब हम इसको ओपन करेंगे वापस, तो इतना पोर्शन सबसे पहले ओपन होगा, तो यहाँ पर ये बनेगा कट, और यहाँ पर 2 सर्कल आएंगे, मतलब इतना पोर्शन तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले बच्चे ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में मतलब 4 पोर्शन बनेंगे, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन और 4 पोर्शन। तो पहले इस पोर्शन में, मतलब इस वाले पोर्शन में इस आकृति को मैच कर लो, इस आकृति को, ठीक है। यहां पर मैच नहीं कर रही है, यहां पर मैच कर रही है, यहां पर मैच नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मैच कर रही है, तो इसकी कॉपी यहां पर, सेम कॉपी यहां पर और सेम कॉपी यहां पर रख दी उसने, जबकि ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन भी तो चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन यहां मैच कर गया, फिर जब ये खुलेगा तो इसका डायरेक्शन तो चेंज होगा कोने की तरफ, मतलब ये ऐसा बनेगा और ये कोने की तरफ मुंह होगा इसका, है ना। तो आप देखो, जब यहां पर ये पोर्शन मैच करा तो ये वाला पोर्शन यहां पर मैच करेगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेम का सेम उतार दिया, इसलिए ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? आंसर जो है ए है, ठीक है। 32 का आंसर क्या होगा? ए होगा। नाज मुनीशा, 32 का आंसर बी नहीं होगा, ठीक है, ए होगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 देखेंगे। अब ये कटआउट टुकड़े दिए हैं, कटआउट टुकड़े दिए हैं, मतलब कहने का कि यहां पर देखिए इसमें कटआउट दिए हैं, कट आउट पीसेस दिए हैं, 1 2 3 4 पीस दिए हैं। इन पीसेस को असेंबल करके इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है? ये बनेगी कि ये बनेगी कि ये बनेगी कि ये बनेगी, ये हमें बताना है। इसके भी 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें आकृति जो बनानी है, हम कटआउट पीसेस देखते हैं। ये वाला कटआउट पीस देखिए कहां पर आ रहा है, ये वाला कटआउट पीस देखो, इसमें दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है, ये खत्म हो गया। इसको उठाइए, सबसे पहले मैचिंग फिगर मुझे ये दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन उठा करके हम यहां फंसा देंगे, यहां पर ये पोर्शन देखिए। अब मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये पोर्शन उठाया, उसने यहां पर फंसा दिया, देखो ये पोर्शन दिख रहा है, यहां पर फंसा दिया। उसके बाद ये जो यहां पर क्लिफ दिख रही है, मतलब हम कह सकते हैं ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये ट्रायंगल जो है ना, इसको उल्टा करके यहां पर लगा दिया, और ये जो ट्रायंगल है इसको पलट के हमने यहां पर लगा दिया, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर सी है। देखो इसमें ये वाला और ये वाला फिगर मैच कर रहा है, लेकिन ये 2 फिगर यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिए, तो ये आंसर मैच नहीं करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल होने चाहिए। इसमें आप देखोगे तो ये पोर्शन मैच कर रहा है, ये वाला पोर्शन गलत हो गया, गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। ऐसा थोड़ी पोर्शन हमारे पास है कटआउट में, ये नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, बोलो सी आंसर होगा। मतलब इन टुकड़ों से, ये जो 4 टुकड़े यहाँ पर दिए हैं 33 नंबर में, वो उनसे सी वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है। 33 का क्या आंसर होगा? सी होगा। वेरी गुड केशव, 33 का आंसर सी होगा। 34 पे आइए, फटाफट करना है। देखो इतना बड़ा ट्रायंगल देखो, इतना बड़ा ट्रायंगल देखो, ये जो दिख रहा है 3 फिगर है, ये ट्रायंगल किस में दिख रहा है? देखते से, इसमें तो नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें नहीं है वैसा ट्रायंगल, इसमें ये बहुत बड़ा कर दिया तो ये भी नहीं है, तो खत्म। क्या बचा है? बी बचा है। अब देख लो, इस ट्रायंगल को उठा करके मैं यहां पर लगा दूंगा, लगा दिया। फिर इस ट्रायंगल को उठा करके मैं कहां लगा दूंगा? बोलो यहां पर लगा दूंगा। और जो बच रहा है ट्रायंगल, इसको पलट के मैं यहां पर लगा दूंगा, खत्म। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो बताइए 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा बी। आ रहा है समझ में? 34 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 35 पे आए, राम सिंह जी 35 पे आए। चलो 35 में देखो,
35 में कुछ नहीं करना, इसको चिपका दिया, पूरे को चिपका दिया, पूरे को चिपका दिया, मतलब पूरे को अगर चिपका देंगे ना तो कैसा बनेगा देखो, ऐसा ऐसा बनेगा पूरे को चिपकाने पर। आया समझ में? जब ये पोर्शन ऐसा बनेगा तो बस कुछ नहीं, चिपका करके इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया 45 डिग्री पर, तो ये मैच कर जाएगा। देखो इसको अलग अलग कर दें अगर ना, तो ये वाला फिगर बनेगा, चारों कटआउट बन जाएंगे, और फिर चिपका दें अगर तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन इसको मोड़ दिया थोड़ा सा, तो आंसर डी होगा। ये आंसर मतलब इसमें ये जो पीसेज है ना, ये इन तीनों में कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, मुझे केवल इसमें दिख रहा है। आया समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 का आंसर बोलो डी होगा। लोकेश जी बहुत अच्छे, चलिए वेरी गुड। 36 पे आइए। 36 में वही पैटर्न, इन सबको चिपका दिया और चिपका के सीधा करके रख दिया, ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये इतने इतने से सवाल आए थे जो कि आप एक ही दो सेकंड में कर सकते थे, बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, 36 हो गया। अब 37 से आइए, देखिए क्या दिया है उसने। अब यहां पर क्या करना है आपको? छिपी हुई आकृति तलाशना है ना, मतलब किस फिगर में, ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये इनमें से किस में छिपा हुआ है, हिडन फिगर्स, ये आपको बताना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो भाई यहां पर छिपी हुई आकृति हम निकालेंगे, इस आकृति को ढूंढिए किस में है। ये वाली आकृति यहां पर तो मुझे नहीं दिख रही है, यहां भी नहीं दिख रही, मुझे यहां पर दिख रही है। देखिए बच्चे यहां पर दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये आकृति इसके अंदर छिपी है, मतलब आंसर क्या हो गया? सी हो गया। खत्म क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना, बन जाएगा। तो 37 का आंसर आ गया। 38 पे आइए। अब ये आकृति हमें देखनी है, ये आकृति जो है ना, ये आकृति कहां छिपी है? तो मुझे ये आकृति कहीं पर नहीं दिख रही है, मुझे यहां पर दिख रही है। देखो बच्चे ध्यान से देखिए, क्या ये आकृति यही है? बिल्कुल है, देख लो यहां पर छिपी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी किसी में देखने की जरूरत नहीं है, जब यहां पर मिल गई तो। 38 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए बिल्कुल, नेक्स्ट पे आइए। 39 देखिए यहां पर ये फिगर दिया है, यहां पर ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर हमें ढूंढना है कहां पर है। तो देखिए भाई कहां पर दिख रहा है आपको? कहीं पर दिख रहा है? बोलो कौन सा आंसर है? मुझे तो भाई यहां पर दिख रहा है यार, आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको देखता हूं, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या ये है? बोलो हाँ या ना। है क्या? बिल्कुल है, और किसी में मैच नहीं कर रहा है। बोलो क्वेश्चन नंबर, जैसे आप लोग आंसर कर रहे हैं तो आप लोग को आंसर ए बी सी डी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन का क्रमांक लिखना है। जैसे 39 का आप आंसर करने वाले हैं, 39 का ए, तो आप लिखेंगे 39 का ए बता रहे हैं कि 39 का बी बता रहे हैं कि 39 का सी बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं आप? तो उस क्वेश्चन का नंबर डालिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, बोलो तो ये कहां मैच कर रहा है? आपको यहां पर मैच कर रहा है, और किसी में मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 39 का बी हो गया। ठीक है, 39 के बाद 40 पे आइए, लास्ट सवाल है मेंटल एबिलिटी का। हाँ चलिए 40 का बताइए। अब 40 का जो आंसर है सिंपल है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये आकृति हमें देखनी थी भाई, ये आकृति हमें देखनी थी, और ये आकृति कहां पर दिख रही है? तो इसमें नहीं दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही है, हमें यहां पर दिख रही है। हिडन फिगर हमें यहां पर दिख रहा है, ये आंसर है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो 40 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। खत्म। इसके बाद हम देखेंगे क्या? मैथ्स के सवाल। 40 सवाल ये हमारे हो गए। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 में से 40 सवाल सही थे, वो लोग देख लेना, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। चलिए अंक गणित पे आते हैं। अंक गणित
अंकगणित परीक्षण में क्या करना है, हम यहीं पर सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग यहीं पर देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 41 में उसने कहा कि भाई 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब उसने बोला कि नेचुरल नंबर्स 2 अंकों की टोटल कितनी है। तो देखो नेचुरल नंबर की परिभाषा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फटाफट से देखेंगे बच्चे सभी लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेकर हम चले जाएंगे 99 तक। तो ये 99 तक की क्या है, सभी की सभी प्राकृत संख्याएं हैं 99 तक की। तो मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूं ये नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी, तो आप कहेंगे भाई ये सबको गिन ले, 1 2 3 4 5 7 8 9, 99 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी, ये संख्याएं होंगी टोटल 99। लेकिन इसमें प्राकृत संख्याएं हमने एक अंक वाली भी लेके रखी हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे भाई 1 से लेकर 9 तक कितने, एक अंक की संख्याएं, कितने अंक की संख्याएं, एक अंक की संख्याएं। तो ये कितनी संख्याएं, तो आप कहेंगे टोटल 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं एक डिजिट की हैं, एक अंक की, बाकी उसके बाद 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं, ये 2 अंक की, ये 2 अंक की, ऐसे करके 99 तक 2 अंकों की है। तो मैं कहता हूं टोटल 99 संख्याओं में से अगर ये 9 संख्याएं घटा दें, अगर ये 9 संख्याएं घटा दें तो 90 संख्याएं बचेंगी, और ये 90 संख्याएं जो होती हैं ये प्राकृत संख्याएं केवल 2 अंकों की होती हैं। इनमें से हर एक संख्या जो है 2 अंक की होगी, 10 भी 2 अंक का है, 11 भी 2 अंक का, 12 भी 2 अंक का, 13 भी 2 अंक का, ऐसी 99 तक चले जाओ, सब 2 अंकों की है। तो 10 से लेकर 99 तक क्या है, आप कहेंगे भाई 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं, और उनकी संख्या कितनी, 90 है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए, बोलो हमारा आंसर होना चाहिए 90। आंसर क्या होगा बोलो, तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लीजिए फटाफट से क्या होगा, बोलो 90। अब 41 का आंसर बी है, कोई डी दे रहे हैं, कोई 99 बोल रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा बोलो, आंसर होगा बी। समझ आ गया, बन जाएगा सभी को। चलिए 42 पे आएंगे फटाफट से, सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 में कहा जा रहा है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। मतलब एक कोई भी संख्या है, उससे उस संख्या के अंकों का योगफल अगर घटा देंगे तो वो संख्या का जो परिणाम होगा वो हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो देखो मेरी बात समझने की प्रयास करेंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर हम 42 देख रहे हैं, सवाल नंबर 42। अब 42 का सॉल्यूशन हमें देखना है। तो देखिए जैसे एक अंक की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी बात समझना। मान लीजिए ये एक संख्या है, ये संख्या है, इस संख्या में से इसके अंकों का योगफल क्या होगा, एक ही होगा। घटाएंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, बनेगा 0, 0 बनेगा, ठीक है। अगर ये संख्या होती तो इसमें से इसके अंकों का योगफल घटाते तो क्या आता, आप कहते भाई 0 आता। 3 में से 3 घटाते क्या आता, 0 आता। 4 में से 4 घटाते क्या आता, 0 आता। 5 में से 5 घटाते क्या आता, 0 आता। इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 आ गया समझ में। तो यहां तक तो 0 आना है। एक अंक की संख्या अगर मान लो होती तो क्या आएगा, घटाने पर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर संख्या क्या है, 10 है, संख्या 10 है, तो 10 में से इसके अंकों का योगफल 1 प्लस 0 का योगफल हम घटाएं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा, कितना आएगा, 9 आएगा। आ गया कितना, 9 आ गया। अगर मान लो कि संख्या अगर 11 होती तो 11 में से इसके अंकों के योगफल घटाते तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 11 में से 2 गया, कितना आएगा, 9 आएगा। यहां पर 9 आ गया। अगर मान लो संख्या 12 होती तो 12 में से इसके अंकों का योगफल घटाएंगे, 1 प्लस 2 का योगफल घटाइए, संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाना है। तो ये संख्या और इस संख्या के अंकों का योगफल 2 और 1 3 बना, तो 12 में से 3 का कितना आएगा, 9 आएगा। तो देख लो 2 अंकों की संख्याएं हम करते हैं अगर, तो 2 अंकों की संख्याओं में सभी में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो, 9 आ रहा है। और 9 हमेशा किससे कट जाता है, 9 से। 9 से 9 कट जाएगा कितनी बार, एक बार। और यहां पर जो 0 आ रहा था तो 0 भी हर एक संख्या से कट जाता है,
क्यों? 9 से अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगा? एक बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाना चाहिए? 0 बार। 9 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करे कि यहां पर 0 आ जाए? तो आप कहेंगे 0 गुणा करेंगे, 0 इंटू 9 क्या बनेगा? 0। 0 में 0 गया, क्या हो गया? 0, तो डिवाइड हो गया। समझ आया? तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमेशा वो परिणाम जो आएगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बच्चे? बोलो। 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 भी 9 से कटता है और 9 भी 9 से कटता है और 9 ही आता है। ठीक है, किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योगफल जब घटाते हैं तो हमेशा 9 प्राप्त होता है या 0 प्राप्त होता है, और वो किससे कट जाता है? 9 से कट जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 42 का डी आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो 43 पे आइए। 43। अब 43 नंबर सवाल कह रहा है कि भाई यहां पर ये दिया हुआ है 43 में 1/13 और ब्रैकेट यहां पर दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है? ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और यहां पर ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट में भी सबसे पहले गुणा सॉल्व करना है। पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा। जहां पर गुणा दिख रहा है तो 5 दूनी 10 बनेगा, प्लस यहां पर 7 है और यहां पर 11 भी है, तो 11 इंटू 10 क्या बनेगा? 110 बनेगा। तो इसको आप लिख दीजिए क्या? 5 दूनी 10, 11 दाम के 110, 110 आ गया, प्लस 13 दूनी कितना आ गया? 26, और 26 सबको जोड़ना, 26 और 7 कितना हो गया? बोलो। 33। 33 और 110, 110 और 33 कितना हो जाएगा? 143। तो 143 यहां पर आ रहा है। तो ये जो ब्रैकेट का सॉल्यूशन है, देखो 1/13 और ब्रैकेट को हटाए तो गुणा लग जाएगा और यहां पर आ रहा है 143, और 143 को और 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, और यहां से कितना बन जाएगा? 13 एकम 13 कितना आएगा? बोलो 11 आएगा। तो आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? सी बनेगा। हाँ, केशव 43 का सी आंसर आएगा बेटा। क्लियर है? 43 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा, मतलब 11 आएगा। चलो 44 पे आइए। अब 44 में क्या दिया है? 6.6, 6.06, 6.006। इनको सबको जोड़ना है। क्या होगा? देखो 6.6, 6.06, 6.006 और 66 पॉइंट क्या दिया है? दिया था 6.6, 6.06, 6.006 और 66.6006, 6006 ये दिया है, 6006 ये दिया है। इन सभी को जोड़ना था, तो यहां पर कितना आएगा? 6 आएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा, 6 और 6 12, 1 आ गया, 6 चौको 24, 1 25 आ गया और यहां पर 2 आ गया। 85.2666 क्या आंसर आना चाहिए? 85.2666 आंसर आना चाहिए। तो 85.2666 मतलब आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। 44 का बोलो क्या आएगा? 44 का बी होगा। वेरी गुड, 44 का बी होगा, बनेगा। अब 45 का देखिए क्या बोल रहा है 45 नंबर सवाल में कि भाई 0.0725 को हमें क्या करना है? सरलतम भिन्न बनाना है। तो हम क्या करेंगे? नीचे हम भिन्न बनाएंगे, दशमलव जहां हटाते हैं वहां पर हम क्या करते हैं? 1 रखते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4, तो कितने 0 लग जाएंगे? बोलो 4 0 लग जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके बराबर क्या आ जाएगा? 0 का कोई महत्व नहीं रह गया। मतलब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 725 बटे में 100 गुणा 100। ऐसा कर देता हूं मैं, 100 गुणा 100 मतलब 10,000 को हम 100 गुणा 100 बोल सकते हैं। अब इसको हम काटते हैं किससे? 5 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 5 से काट दो तो 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5 कितना बचा? 2 है ना। 5 चौके 20 पचम 25 ये बना, और 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, 20 इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। अब 5 से काट दो 29 पंचे 145 और 5 से काट दो कितना? 4, तो क्या बन जाएगा? 29 बटे में आ जाएगा 400। आंसर क्या आना चाहिए? 29 बटे 400 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 का बी होगा भाई आंसर, 45 का बी होगा। बना पाएंगे? चलो सवाल नंबर आएंगे 46 पे। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 46 नंबर सवाल ये कह रहा है कि भाई हमें यहां पर
25, 45, 75 का एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है हमें, ठीक है, इनका एलसीएम। तो देखो भाई 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 25 तो सबके अंदर है, 25 सबके अंदर है। ये क्या है 45, 45 किससे कटता है 9 से और 5 से। तो अगर 45 के फैक्टर हम करते हैं तो 9 पंचे 45, 9 और 5, तो इसका मतलब 45 के अंदर 9 है, तो इनके एलसीएम के अंदर भी 9 होने चाहिए। तो इसके अंदर 9 है क्या, 5 2 7 1, 5 2 7 1 8, ये नहीं है आंसर। 5 4 9 ये हो सकता है, 7 5 12 1 13 ये नहीं है, ठीक है। 5 2 7 2 9 ये है, ये हो सकता है। देखो ये 5 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा 45 से कट जाएगा। अब 75 की बात करेंगे तो 75 मतलब क्या होगा 25 गुणा 3, 25 गुणा 3। तो देखो ये 25 से कट रहा है, आखिरी में 25 है, और 5 2 7 2 9 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी। मतलब यहां पर आंसर जो बनेगा इस सवाल का आंसर बनेगा 225। 225 से बड़ा जो है 450 है। तो ये कॉमन मल्टीपल तो है, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा एलसीएम, सबसे छोटा मल्टीपल यही होगा जो 25 से 45 से 75 से कट जाएगा, वो होगा 225 और कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए 46 का डी होगा। हाँ नाजमुनीसा बिल्कुल डी होगा। 47 पे आइए 47 पे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का प्राप्त होता है। उसने कहा 4 अंकों की अगर हम सबसे छोटी संख्या बनाएं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनती है वो ये बनती है 1000। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है आपको मालूम, प्राइम संख्याएं होनी चाहिए उसमें। तो इधर हम अगर देखेंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है, यही होगा। इसको गुणा करके देख लो भाई, गुणा करके देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो क्या बना 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब क्या हो गया 1000 हो गया। तो आंसर क्या हो गया बच्चे 1000 ही तो आ रहा है। तो आंसर कौन सा मैच कर गया, सी कर गया। लेकिन देखना सब में प्राइम है कि नहीं। अब इसमें 8 प्राइम नहीं है, इसमें 4 प्राइम नहीं है, इसमें 10 प्राइम होता नहीं है, इसलिए ये वाले आंसर नहीं। आंसर क्या होगा सी होगा 47 का। 47 का डी नहीं होगा। हाँ राम जी, अभी 46 पे नहीं 47 पे आ गए। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर होगा सी। अभाज्य गुणनखंडों की बात की है उसने, अभाज्य। चलिए, यदि 72 180 का महत्तम समावर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। देखो एक कंडीशन होती है, आप लोग याद रखिएगा कि जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो दो संख्याएं अगर हैं, दो संख्याएं p गुणा q, इनका गुणनफल जो है इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसने कहा कि दो संख्याएं हैं, यहां पर कौन कौन सी संख्याएं देखो, दो संख्याएं 72 और 180। 72 और 180 की अगर बात की जाए तो 72 गुणा 180 का एचसीएफ कितना बोला है, एचसीएफ 36 बोला है, इसका एचसीएफ क्या बोला है, बोलो 36। तो एलसीएम पूछा है उसने, समझ गए। ये चीज आप याद रखिए, पी और क्यू को मैंने संख्याएं ली हैं, दो संख्याओं के लिए बात की जाती है, पी और क्यू का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ गुणनफल के बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको क्लासेस में नहीं मिला है तो अलग बात है, लेकिन ये चीज होती ही, ध्यान रखिए। एलसीएम निकालना तो आप कैसे निकालोगे, तो एलसीएम निकाल देंगे 36 से, 36 दूनी 72 और 18 दूनी 36, कितना होगा 360। तो एलसीएम कितना बनेगा, बोलो 360 बनेगा इस सवाल का। तो 360 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 360। 48 का आंसर क्या होगा, बी। जल्दी से कमेंट करो भाई, 48 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे 49। अब 49 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करिए, निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है 17 दूनी 34 35, तो ऊपर बनेगा 35 और नीचे बनेगा कितना 17। यहां भाग का निशान है तो पलट जाएगा, ऊपर 10 और नीचे क्या होगा 7 होगा। गुणा है 33 एकम 33 और एक 34, तो ऊपर बनेगा 34 और नीचे बनेगा कितना 33।
ठीक है। अब अगर काटें इसको, किससे कैंसिल होगा? तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 7 पंचे 35, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया? 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया? ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 33। अब 33 से भाग दें, 33 से 3 बार जाएगा, 33 3 99, 1 बच जाएगा, बटे में कितना? 33। तो 3 1 बटे 33, 3 1 बटे 33 इस सवाल का उत्तर होगा। मतलब 49 का आंसर 3 सही 1 बटे 33 आएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। 49 का आंसर कितना होगा? 3 1/3। ये 1 है मेरे भाई, ठीक है। 3 1/3 आंसर होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है बच्चे, चलो 49 का आंसर मिल गया। ये 50 पे आएंगे। सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 में एक रेलगाड़ी स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2:15 पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी? देखो क्या होता है, हमें टाइम निकालना है। देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। हमें टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कितना डिस्टेंस चलना है? तो हमें 90 चलना है, और ये कितना किलोमीटर में है? किलोमीटर में है। तो यहाँ पर स्पीड भी क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी, घंटे में टाइम आएगा। तो यहाँ पर क्या है? 72, यहाँ पर आएगा 72, बराबर निकल जाएगा टाइम। ठीक है, तो 18 चौके 72, 18 पंचे 90, मतलब कितना टाइम लगेगा? 5/4। 5/4 मतलब क्या होगा? तो 4 से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, समझ गए कि नहीं? 1 प्लस 1/4, इसका मतलब हम कहेंगे 1 घंटा पूरा पूरा लगेगा, 1 घंटा पूरा पूरा लगेगा। तो 2:15 से क्या हो गया? 3:15, ठीक है। कितना हो गया? 2:15 टाइम दिया था, 2:15 टाइम दिया था, तो 1 घंटा लग गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 घंटा पूरा पूरा लग गया। तो कितना हो गया? बोलो 3:15 हो गया। ठीक है, अब देखो 1/4 को हमें कन्वर्ट करना है 1/4 को, मतलब 1 घंटे का 1/4 हिस्सा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसका 1/4 हिस्सा, क्योंकि 1 घंटे का 1/4 निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा, इसलिए अब मिनट में निकालना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट का 1/4 हिस्सा, मतलब कितना हो गया? 15 मिनट और। कितना हो गया? 15 मिनट और हो गया। तो 3:15 प्लस 15 मिनट और, मतलब कितना हो जाएगा? 3:30 हो जाएगा। कितना? 3:30 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ केशव, आंसर क्या होगा बोलो? तो आंसर कहेंगे 50 का बी होगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो बस इतना सा करना था और कुछ नहीं करना था। 50 का आंसर आ गया। चलिए 51 पे आएंगे। 51 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 51 क्या बोल रहा है? एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई चौड़ाई, मान लो x और y लंबाई चौड़ाई है, लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई यहाँ पर देखेंगे। देखो x माइनस वाई क्या है? उसने दिया 23, लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? 23 मीटर का है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप, परिमाप मतलब क्या? देखो हॉल का फर्श जो होगा उसका परिमाप, ये फर्श है मान लो, तो ये x है तो ये भी x है, और ये y है तो ये भी y है। तो ये पूरी बाउंड्री होती है परिमाप। बाउंड्री मतलब x और x कितने हो गए? बोलो 2x हो गए, और y और y कितने हो गए? 2y हो गए। तो ये टोटल जोड़ने पर आता है परिमाप। तो परिमाप कितना दिया? 206 दिया है। कितना दिया? 206 दिया है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर बचेगा, बराबर कितना है? 206 होगा। इससे काट दो आप, 2 से कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया? x प्लस वाई का मान हो गया 103, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा? बोलो 23 दिया है। बस इसी को सॉल्व करना है। उसने कहा फर्श का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई अगर x मानी है, चौड़ाई y मानी, तो x इंटू वाई निकालना है आपको। ठीक है, तो यहां से आप क्या करिए,
सॉल्व करिए, एक बार जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 23, तो कितना आ जाएगा 126, 126। तो x का मान कितना होगा, इससे काट दो, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, x बराबर 63। एक बार घटा देंगे तो x से x कट जाएगा, माइनस यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो 2y का मान आएगा। और 2y का मान कितना आएगा बोलो, आप कहेंगे 3 से 3 चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 80। तो x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, y बराबर आ जाएगा 40, y का मान आएगा 40। तो इसको सॉल्व करने पर x का मान कितना हो जाएगा बोलो, 63 हो गया, और y का मान कितना हो गया बोलो, 40 हो गया। बस यही सॉल्व कर देना है, x इंटू वाई निकालना है। तो 0 4 3 12, कैरी आई कितनी 1, 4 सिंह 24 1 25, तो आंसर कितना होगा 2520 होगा। आंसर हो जाएगा 2520, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा इस सवाल का। हाँ बिल्कुल 51 का बी होगा। ठीक है, बनेगा। चलिए, तो 51 नंबर सवाल खत्म हो गया। आते हैं 52 नंबर सवाल पे। 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, दशमलव रूप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखो 12 प्लस 1/16 का मतलब ही होता है 12 सही 1/16। ठीक है, ये होता है। अब एक चीज आप बच्चे समझिएगा, 12 तो हमारे पास पूरा रहेगा, ये 12 तो पूरा रहेगा, बाकी 1/16 जो है उसका दशमलव रूप बनेगा। क्या बनेगा, दशमलव का रूप बनेगा। तो अब ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे अगर लिखा है यहां पर 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है 0.5। क्या होता है 0.5। यहां पर 2 का और 5 का कॉम्बिनेशन देखिए, 2 और 5 4 और 25, मतलब यहां पर 2 की घात 1 तो 5 की घात 1, यहां पर 2 की घात 2 तो 5 की घात 2, 2 की घात 3 तो 5 की घात 3, 2 की घात 4 तो 5 की घात 4। ये कॉम्बिनेशन देखना है आपको। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन देखना है। तो यहां पर 2 की घात 2 मतलब कितना 4, तो 5 की घात 2 मतलब कितना होगा 25 होगा। 2 की घात 3 मतलब क्या होगा 8 होगा, तो 5 की घात 3 मतलब क्या होगा 125 होगा। 2 की घात 4 मतलब क्या होगा 16, तो 5 की घात 4 मतलब क्या होगा 625 होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको समझना है। जब यहां पर 1/2 होगा, मतलब 2 की घात 1 होगी, तब यहां पर 5 की घात 1 आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घात 1 है तो 1 अंक के बाद दशमलव है। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, अगर यहां पर 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कितना, आप कहेंगे भाई 4 है, तो यहां पर क्या आएगा 5 की घात 2 आएगी। 5 की घात 2 मतलब कितना आएगा बोलो 25 आएगा। और घात कितनी थी, आप कहेंगे 2 थी, तो दशमलव भी कितने अंक के बाद आएगा, 2 अंक के बाद आएगा। समझ गए, ये चीज समझनी है। अगर मैं बोलता हूं 2 की घात 3 ले रहा हूं, 2 की घात 3 ले रहा हूं, मतलब क्या, मतलब 1/8 बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर 5 की घात 3 आएगी, मतलब कितनी आएगी 125 आएगी। 125, 5 की घात 3 125, और कितने घात 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। समझ गए कि नहीं। अब इसी प्रकार से अगर मैं 2 की घात 4 लेता हूं अपॉन में, मतलब 1/16 लेता हूं, तो 1/16 का मतलब क्या, तो आप कहेंगे इसका रिलेशन इससे होगा 625 से, मतलब 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 मतलब कितना 625, और घात कितनी है 4, तो दशमलव कितने अंक के बाद है, यहां पर 4 अंक के बाद। अब यहां पर अंक नहीं तो 0 लगा लोगे, 4 अंक के बाद। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये होता है 1/16 का मतलब, 1/16 का मतलब होता है दशमलव के बाद 0 पॉइंट, यहां पर दशमलव के बाद क्या होगा, दशमलव 0625, क्या होगा, दशमलव 0625। समझ गए, इसके पहले होगी मेन संख्या। तो 1/16 का मतलब यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये चीज आप याद रखिए, बहुत काम की है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखो मैंने कहा 12 तो पूरा पूरा रहेगा, यहां पर क्या होगा 12 तो पूरा पूरा रहेगा, दशमलव के बाद 0625 ये और आ जाएगा 1/16 की जगह पे, तो 1/16 की जगह पे दशमलव के बाद ये आ जाएगा। तो आप देखो 12 के बाद दशमलव के बाद में ये आपको यहां पर दिख रहा है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को।
बोलो हाँ या ना, बनेगा? चलिए, पढ़े सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए, सवाल नंबर 53। देखो सवाल नंबर 53 में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 जो है 1500 रुपए 1800 हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे, मतलब कितना बढ़ रहा है यहां से 300 रुपए बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 300 रुपए बढ़ रहा है, 300 रुपए बढ़ रहा है। तो कितने वर्षों में हो जाएंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 1500 रुपए धनराशि है, 8% ब्याज दर है, धनराशि क्या है, धनराशि 1500, पी आर टी अपॉन 100 बराबर क्या होता है एस आई, और एस आई कितना दिया है उसने, एस आई 1500 से धनराशि कितनी हो रही है, 1500 प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना हो रहा है 1800, तो बीच में क्या है बोलो एस आई है, कितना है बोलो 300, तो 300 एस आई, एस आई कितना है 300, तो यहां पर 300 है, प्रिंसिपल कितना है बोलो 1500 है, रेट कितना है 8% और टाइम निकालना है बटे में कितना 100, बस इतना ही करना है आपको। तो यहां से आप सॉर्ट आउट इसको कर लेंगे, इससे कट गया 15 दूनी 30, ये आ गया 20, तो टी बराबर कितना हो जाएगा बोलो 20 बटे में 8, मतलब हम कह सकते हैं 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 बटे 2, 5 बटे 2 वर्ष का मतलब क्या होगा 2 दूनी 4, 2 सही 1 बटे 2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष हमारा उत्तर होगा, कितना होगा 2.5 वर्ष उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए आपका आंसर कितना होगा 2.5 वर्ष, मतलब 53 का क्या होगा आंसर, 53 का होगा सी, 53 का सी होगा बिल्कुल। चलिए सवाल नंबर किस पे आएंगे, 54 पे, सवाल नंबर 54 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 54 में कह रहा है कि भाई एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदी में 20% की बढ़ोतरी होती है, मतलब अगर हम 20% को यहाँ पर लिखें, बच्चे ध्यान दीजिए, अगर हम 20% को लिखें तो 20% का मतलब क्या होता है बोलो, आप कहेंगे 20/100, 20/100 मतलब 20×100, 1/5, तो यहाँ पर इनिशियल लिखिए, यहाँ पर फाइनल लिखिए, 20% की घटोत्तरी मतलब 5 पर 1 की कमी हो रही है, तो 5 पर 1 की कमी हो गई, कितना हो गया 4, और जैसी 5 पर 1 की कमी होती है तो उसकी जो खरीदारी है वो 20% बढ़ जाती है, मतलब 5 पर 1 बढ़ जाएगा, 20% भाई ये भी तो बढ़ रहा है, 20% ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कितनी वृद्धि हो रही है 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब इनिशियल 5 था उस पर 1 बढ़ गया 6, इसी को सॉल्व करिए, 25 इनिशियल था और 6 चौके 24 यहां पर हो गया, तो फाइनली देखो कितना 25 से 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है कितने पर 25 पर, तो इसका ही परसेंटेज निकाल दो, 25 परसेंटेज निकालेंगे, 25 चौके 100 कितना हो जाएगा 4%, और ये कमी है ना, यहां से यहां जाने पर कमी हुई, तो कमी हुई इसका मतलब 4% की कमी हो गई, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 54 का आंसर ए, बिल्कुल 54 का आंसर ए होगा। ठीक है, अभी हो सकता है बच्चे आप लोग को सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, जब आप क्लास करेंगे परसेंटेज का तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा मैं ये कैसे करा रहा हूँ, 54 का ए है। चलिए 55 पे आइए, 55 में सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 कितना होगा 4, ठीक है, फिर यहाँ डिवाइड करके रखा है किससे 2 से, फिर यहाँ प्लस है, 16 को डिवाइड करो 8 से, 8 दूनी 16, 2 हो गया, यहाँ पर गुणा दिया है 2 का, प्लस इसको 5 दूनी 10 कितनी बार 2 बार, 5 से डिवाइड कर 10 को ये आ गया, फिर गुणा दिया, ब्रैकेट सॉल्व कर 3 और 2 कितना हो गया 5, ये हो गया। अब फिर से देखना भाग कहीं पर है तो पहले उसको सॉल्व करना, फिर गुणा को सॉल्व करना, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है, तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 4 को कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस, अब गुणा वाला सॉल्व करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया बोलो 4, प्लस गुणा वाला सॉल्व करेंगे 5 दूनी कितना हो गया 10, अब सबको जोड़ दो, 10 4 14 और 2 16, कितना आंसर हो गया सी हो गया 16, 55 का आंसर क्या होगा सी। पचपन का आंसर कितना होगा सी होगा। ठीक है, बड़े, चलिए
56 पे आइए, सवाल नंबर 56। देखिए सवाल नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है, 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो रही है। कितनी हो रही है? 720 हो रही है। यदि 2% अधिक कर दी जाए, ब्याज की दर को अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो आप सिंपल सी बात जानो यार, एक वर्ष में 2% और बढ़ गया तो 4 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा? 4 दूनी 8% बढ़ जाएगा। तो 8% निकाल दो, किसका निकाल दो? 600 का। 600 का 8% अगर आप निकालो तो परसेंटेज का 100 नीचे चला जाएगा, तो 6 8 48, कितना होगा? 48। तो 48 रुपये और बढ़ जाएगा। कितने पर बढ़ जाएगा? 720 पहले हो चुका था, इसमें 48 और जोड़ दो, कितना हो गया? 8 4 2 6, 768 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? 768। ठीक है, तो 56 का आंसर होगा बी। 56 का आंसर बताओ कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा बी। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट है वो मैच करके देख लीजिए। 56 का बी हो गया। चलिए 57 पे आएंगे, सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 कह रहा है कि भाई एक तार 2 सही 3/4 मतलब 4 दूनी 8 3 11 11/4 मीटर क्या है? लंबा है। वह दो भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई बताना है क्या है? देखो भाई, दो भाग हैं तार के। कितने भाग हैं? बोलो। दो भाग हैं। दो भाग में तार की फुल लंबाई कितनी है? तार की फुल लंबाई 11/4। तार की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे भाई यह है 11/4 मीटर है। ठीक है, एक भाग क्या होगा? तो हम मान लेते हैं क्या? x मानते हैं, ये छोटा भाग है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं छोटा भाग। तो बड़ा भाग क्या होगा? बड़ा भाग छोटे भाग से कितना ज़्यादा है? तो उसने कहा भाई x तो है ही है, प्लस 5/8 और है। 5/8 मीटर बड़ा है ना? कितना? 5/8 मीटर बड़ा है। ठीक है, तो 5/8 मीटर बड़ा है, तो इसकी लंबाई छोटे भाग की इतनी है, बड़े भाग की इतनी। दोनों भाग जोड़ दोगे ना, छोटा वाला भाग प्लस बड़ा वाला भाग, दोनों मिलाकर के तार होना चाहिए। और तार क्या है? बोलो 11/4। तो यहां पर 2x हो गया बराबर, इस चीज को उस तरफ ले जाओ, 11/4 माइनस 5/8। दोनों में नीचे एक बराबर वैल्यू कर दो भाई, ये हमारा फंडा है। बराबर करना है तो यहां पर कितना करो? 2 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा, तो ऊपर नीचे बराबर, यहाँ पर दोनों जगह बराबर हो गया ना हर में। तो 11 दूनी 22, 22 में से 5 का कितना होगा? 17/8 आएगा। कितना आएगा? 17/8। तो 2x का मान है 17/8, 17/8 आएगा। इसका मतलब x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा 17/16। तो एक भाग आ गया 17/16। तो बड़ा भाग निकालना है हमें। x का मान कितना आ गया? बोलो 17/16। यहाँ पर 5/8 और चाहिए, 5/8। तो बड़ा भाग निकल जाएगा ना भाई। x का मान रख दिया और इसका मान दोनों मिलाकर बड़ा भाग बन गया, तो बड़ा भाग तो निकालना था, इसको बराबर कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाई 8 दूनी 16 तो नीचे हो गया, 17 और 10 कितना हो गया? 27 हो गया। तो 27 को आप 16 से डिवाइड करो, 16 एकम 16, 10 26 मतलब 11/16। एक सही 11/16 हमारा उत्तर आएगा। एक सही 11/16। तो आंसर देखो क्या है? आंसर देखेंगे एक सही 11/16, एक सही 11/16। देखो दिख रहा है ना, ये ऑप्शन में है। तो बड़ा भाग, बड़े भाग की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए। 57 का आएगा आंसर ए। 57 का आंसर आएगा ए, बिल्कुल ठीक है। 57 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। बढ़े आगे, चलिए। तो 57 जिनने टिक लगाया वो खुश हो जाइए। 58 पे आइए भाई। 58 देखो, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए गए, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो एक घन था, एक घन था जिसकी भुजा क्या थी? 6 थी। ये पूरा का पूरा घन है, बड़ा वाला 6 6 और 6 इसकी भुजा है।
तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन घन का क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई आयतन होता है घन का, अगर भुजा ए है तो ए का क्यूब होता है, ठीक है, ये आयतन होता है। तो इसका मतलब कितने घन बनेंगे, n घन बनेंगे, छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, ठीक है। अब छोटे वाले जो घन बनेंगे ना वो ये बनेंगे, मान लो ये बनेंगे छोटे छोटे घन, इसकी भुजा क्या है b है, इसकी भुजा क्या है b है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा b का क्यू, b का क्यू। अब n घन बनेंगे मतलब 27 घन उसने बनाए हैं, और b का क्यू मतलब छोटे घन की भुजा बराबर बड़े घन की भुजा क्या है, a का क्यू। तो a का क्यू मतलब क्या, 6 है उसकी भुजा, तो 6 का क्यू, यहाँ पर b का क्यू बराबर कितना, सॉरी, और ये क्या है गुणा में 27 है, ठीक है। तो 6 का क्यू मतलब क्या बनेगा, 216, 216, ठीक है। तो 27 इंटू बी का क्यू बराबर 216 है, तो इसको काटोगे 27 अट्ठे 216, 8 बार कट जाएगा, 8 बार कटेगा, इसका मतलब क्या होगा, बी का क्यू, बी का क्यू मतलब 8 आ गया, तो बी का मान कितना होगा, 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, बी बराबर 8। तो छोटे घन की जो भुजा निकलेगी वो निकलेगी 2, कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। राम मीना जी 31 नहीं चल रहा है अभी, 31 नहीं चल रहा है अभी, चल रहा है हमारा, आगे देखो क्या चल रहा है, आगे चल रहा है हमारा ये 58 नंबर सवाल, ठीक है। तो छोटे घन की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर होगी, तो यही कर सकते थे हम, ठीक है। 27 इंटू बी का क्यू बराबर 6 का क्यू मतलब 216 हो जाएगा, काट दो कितनी बार, 8 बार, तो b का क्यू का मान हो गया 8, तो b का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, तो भुजा की लंबाई 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया 58 का आंसर। 59 पे आइए, 59, 2100 के हमें क्या बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याएं देख लो, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं। 35 भी अभाज्य नहीं है, ये भी खत्म। 4 अभाज्य नहीं होता है, ये भी खत्म। तो कौन सा आंसर बचा है, ये बचा है, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड बस देखो ना, जब अभाज्य का बोला है तो सॉल्व करना नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे 2100 लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ऐसे करेंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ये सब चीज़ नहीं करनी है। अभाज्य बोला तो अभाज्य देखो, इसमें ही बस अभाज्य है सब, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये मात्र अभाज्य है, बाकी पूरे में अभाज्य नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 59 का सी आंसर होगा। चलिए 60, लास्ट सवाल है मैथ्स का। देखिए, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 इंटू 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइल्स लगाई जा सकती हैं या लगती हैं, कमरे की चौड़ाई बताइए क्या होगी। देखो भैया, कमरे का क्षेत्रफल हम कवर करेंगे, कमरे की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, लंबाई कितनी है, 15 है, और ये क्या है, बोलो x है, ये मीटर में है, मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बना दो, ठीक है, क्योंकि टाइल्स जो दी है ना, ऐसे टाइल्स लगेंगी, अब पता नहीं कितनी सारी लगेंगी, लेकिन इस तरह से टाइल्स लग जाएंगी, और टाइल्स इस एरिया को पूरा कवर कर लेंगी। ये टाइल्स लगी हुई हैं, और टाइल्स ने क्या किया, पूरे एरिया को कवर कर लिया, कर लिया। तो हर एक टाइल कितने की है, तो बोल रहा है 15 इंटू 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इतने की है। तो कितनी टाइल्स लगी, टोटल 7500 टाइल्स लगी। अगर 7500 टाइल्स हम लगा देंगे तो पूरा एरिया जितना भी है, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा बच्चे, जितना एरिया है सारी टाइल्स मिला के, सारी टाइल्स मिला के पूरा एरिया कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब क्षेत्रफल ही तो कवर किया है इसका, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 15 इंटू 12 इंटू 7500 ने मिल करके पूरा एरिया कवर कर लिया, और इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 15 क्या है लंबाई और चौड़ाई क्या है x। तो देखो आप, ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था, तो मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर,
तो इसका मतलब 15 मीटर में कितने होंगे, 1500 होंगे। कितने होंगे, 1500 होंगे। तो यहाँ पर 1500 कर दो, तो यहाँ जो आंसर आएगा एक्स का वो सेंटीमीटर में आएगा। तो 1500 से हम काट दें 15 × 7500 3 बार, ठीक है। तो 12 15 180 इंटू 3, तो यहाँ से 18 तिया कितना हो जाएगा, एक बार देख लीजिए कितना आ रहा है। क्या निकालना है हमें, कमरे की चौड़ाई निकालनी है। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, 75 टाइल्स लगी हैं, तो कमरे की चौड़ाई बताइए क्या होगी। तो कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो हमने काट दिया इसको 5 बार आएगा ना, ये 15 पंजे 75, ठीक है। 12 15 180 इंटू 5, तो यहाँ से 18 पंचे 90, 900 बराबर एक्स। तो 900 सेंटीमीटर आ रहा है। 900 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 9 मीटर होगा। आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा, ठीक है। 60 का आंसर बनेगा आपका ए, ठीक है। 900 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा भाई, 1500 सेंटीमीटर का मतलब 15 मीटर होता है, तो 900 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 9 मीटर होगा, ठीक है। कितना होगा, 9 होगा। देखो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो 15 का क्या होता है, 1500 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 9 का क्या होगा, 900 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर आया, तो इसका मतलब 9 मीटर आ गया, ठीक है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो आपका ये मैथ्स का पोर्शन खत्म हो गया। चलिए अब भाषा को हम फटाफट कंप्लीट करेंगे, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं बचा है, मुश्किल से 10 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब भाषा पे आएंगे। चलिए भाषा परीक्षण है खंड 3। इसमें क्या दिया है, यहाँ पर पैसेज दिए हैं, ठीक है। हर एक पैसेज में क्या है, 5 प्रश्न है। पहला अनुच्छेद आप पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है, अनुच्छेद में हमें पढ़ना है और उसका आंसर देना है। पहला अनुच्छेद, ठीक है। यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बस ये पैसेज है छोटा सा, ठीक है। ये पैसेज है छोटा सा। चलिए ये पैसेज था, ठीक है। अब इसके आंसर देखें। हरीश पार्क में अपने किसके साथ खेल रहा था भाई, किसके साथ खेल रहा था, तो यहां पर लिखा हुआ हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा। देखो यहां पर हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का अपने मित्रों के साथ। 61 का क्या हो जाएगा बोलो, 61 का सी, 61 का हो गया सी, 61 का सी। फटाफट देखते चलिए। दूसरा क्या है, हरीश तालाब में कूदा। किसके लिए कूदा भाई, किसके लिए कूदा, तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बतखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। अरे भाई देख लो यहां पर क्या है, क्यों कूदा, काहे कूदा। देखो हरीश तैरना चाहता था, क्या करना चाहता, तैरना चाहता था, तो तैरने के लिए कूदा ना भाई, क्या के लिए कूदा, तैरने के लिए कूदा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 62 का। हरीश तैरने के लिए तालाब में कूदा, तो आंसर क्या लगा देंगे बोलो, आंसर लगा देंगे ए। तो यहां पर इसका आंसर सी है 61 का, और 62 का क्या है, ए है, 62 का ए। वेरी गुड। चलिए अगला देखेंगे 63 का। 63, मौसम कैसा था, बहुत गर्म था, थोड़ा गर्म था, बहुत ठंडा था, ठंडा और वर्षा वाला था। तो मौसम के बारे में, मौसम कैसा था भाई, मौसम बताओ। और रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक से तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा, कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो भाई यहाँ पर तो मौसम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस इतना हिंट मिल रहा है कि ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेने के लिए तैरा, ठीक है। तो कैसा मौसम था भाई, देखो यहाँ पर ठंडा और वर्षा वाला, ये मैच कर रहा है क्या, ठंडा और वर्षा वाला, हल्की धूप नहीं,
हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अब मौसम का जिक्र यहां पर कुछ दिया है क्या? बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा और वर्षा वाला। तो ठंडा और वर्षा वाला तो यहां पर नहीं मैच कर रहा है। बहुत गर्म बहुत ठंडा भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा गर्म दिख रहा है कि नहीं, ये आपको इसको समझना है। इसमें कहीं मौसम के बारे में स्पेशली जिक्र आया है क्या? है रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक से तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप, ठंडा पानी है और हल्की धूप भी है, तो इससे आपको निष्कर्ष निकालना है। क्या निष्कर्ष निकालना है कि मौसम कैसा रहा होगा, कैसा था। तो मौसम बहुत गर्म नहीं कह सकते, थोड़ा गर्म कह सकते हैं। हल्की धूप थी ना, हल्की धूप थी तो थोड़ा गर्म मौसम था, थोड़ा गर्म। ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे? बी। 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर बी लगाओगे आप। ठीक है, चलो 64 पे आइए। तालाब में और कौन था? तो यहां पर देखिए कुछ बतखें थी ना, तालाब में कौन थी? बतखें दिख रही थी। यहां पर मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, वर्षा थी नहीं, बहुत गर्म के बारे में जिक्र नहीं है, हल्की धूप थी ना, और बहुत ठंडा था नहीं, पानी ठंडा था वो तो यहाँ पर थोड़ा गर्म मौसम होगा। दूसरा, पानी में कुछ बतखें थी, ये आपको टिक करना है। अब गोता लगाना, गोता लगाना मतलब क्या? देखो 65 में गोता लगाना शब्द वैसा ही अर्थ है जैसा कि, जैसा कि फिसलना तो होगा नहीं, गोता लगाने का मतलब गिर जाना भी नहीं होगा, चढ़ना भी नहीं होगा, कूदना होता है। पानी में हम गोता लगाते हैं मतलब कूदते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 65 का सी टिक करिए। क्लियर है? चलिए अगले पैसेज पे आएंगे। नेक्स्ट पैसेज पे आइए। अगला जो है अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 2, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। देखिए सांप जो है रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ आती, छिपकली आती और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से भी सूंघते हैं। ठीक है, सांप क्या करते हैं? कुछ सांप जो अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे अपनी जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती है। तो अब भाई सांपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? छिपकली, रेंगने वाला, सल्क या कछुआ। तो रेंगने वाली जानवरों की श्रेणी में आते हैं सांप। अभी हमने पढ़ा ना, सांप किस में आते हैं? बोलो, सांप किस में आते हैं? तो रेंगने वाले जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका आंसर 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो यहां पर सांप के बारे में जिक्र किया है, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों में आते हैं। तो यहां पर इसके पहले प्रश्न का आंसर तो आ गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला है इसने 67 में? सांप कहां जीवित नहीं रह सकते? तो यहां पर कहां जीवित नहीं रह सकते सांप? तो इसमें देख लो आप, सांप जंगल में, देखो मतलब वन में, मरुस्थल में और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। जहां पर बर्फीले स्थान होते हैं बर्फ से ढके, वो वहां पर जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बर्फ से ढके स्थानों में। ठीक है, आंसर क्या होगा? बर्फ से जमे स्थानों में। ए आएगा 67 का। क्लियर है? हाँ, 67 का आंसर ए आएगा। ठीक है, 68 पे आइए। सांपों का या की कमजोर होती है। क्या कमजोर होती है? दृष्टि कमजोर होती है। क्या कमजोर होती है? दृष्टि। ये तो देखा था हमने, सांपों की दृष्टि क्या होती है? बोलो, कमजोर होती है। अरे बोलो हाँ या ना, लिखा है ना ऊपर, देखो सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है ना। तो क्या कमजोर होती है? सांपों की दृष्टि कमजोर होती है। 68 पे देखिए, दृष्टि कमजोर होती है। ठीक है, दिख रहा है ना ये। फिर 69 नंबर सवाल देखिए,
सांप को चोट लगने से बचाता है, बचाती है, क्या बचाती है भाई? जीभ तो नहीं बचाएगी चोट से, नाक भी नहीं बचाएगी, उसके जो सल्क होते हैं या मृत चमड़ी, मृत चमड़ी जो है वो तो छोड़ देता है, ठीक है, तो सल्क बचाएंगे जहां तक है। अपन देख लेते हैं क्या है, चोट लगने से क्या बचाता है सांप को। देखो, कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? सल्कों से ढका रहता है। देखो भाई, किससे ढका रहता है? सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है, उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं जो सांप की सुरक्षा करती हैं। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों का बना होता है, ठीक है, कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। मतलब कोशिकाओं की परतों से क्या बनते हैं? सल्क बनते हैं। कोशिकाओं की परतों से क्या बनते हैं? सल्क बनते हैं, ठीक है। और ये जो जैसी चमड़ी छोड़ता है ना, तो कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत निर्माण कर देती हैं। कोशिकाओं से बाहरी परत निर्माण होगा मतलब सल्क का निर्माण होगा, और जो सल्क का निर्माण होगा, सल्क क्या करेंगे? सल्क क्या करेंगे? सल्क ही उसकी सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे? सल्क ही उसकी सुरक्षा करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 69 का। 69 का आंसर बी होगा। वेरी गुड केशव, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो 70, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय होता है संबंधित होना नहीं, चलना नहीं, पलायन करना नहीं, जीना होगा, जीना मरना ये वाला, ठीक है। जीवित रहने का मतलब क्या होता है? जीना, और जीने में आपका चलना भी आ जाएगा, आपका पलायन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 70 का? ए, बिल्कुल 70 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है इंग्लिश में इसका क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है, जीना ही होना चाहिए। चलो 70 हो गया। अनुच्छेद 3 पे आइए फटाफट से। अनुच्छेद 3, चलिए 3 नंबर का अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 3 कह रहा है दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, लोग पशुओं का दूध पीते हैं, एक जैसे भिन्न भिन्न समान उसी तरह के भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। भाई इंग्लैंड में अलग पी रहे हैं, यूएसए में अलग पी रहे हैं, भारत में अलग पी रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि लोग अलग अलग पशुओं का दूध पीते हैं। क्या होना चाहिए? देखो, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। क्या हो गया बोलो? अरे भाई ओपन हो, क्या होगा? भिन्न भिन्न। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बोलो 71 का बी हो गया। भिन्न भिन्न पशुओं को दूध पीते हैं। अगले पे आइए, स्थानों में ऊंट होते हैं। कहां पर ऊंट होते हैं भाई? गर्म स्थानों में, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है? ऊंट होते हैं। क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। ऊंट कहां पर होंगे? रेगिस्तान में होंगे। मतलब जो गर्म स्थान होता है रेगिस्तान। देखो यहां पर गर्म और सूखे मतलब शुष्क, गर्म और शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऊंट, ठीक है। तो 72 पे हम आए तो हमने देखा कि ऐसे स्थानों में का गर्म स्थानों में, इसका आंसर क्या है? सी। तो गर्म स्थानों में क्या होते हैं? ऊंट होते हैं, ठीक है। 72 का आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं 73 पे। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। गाय जैसे पशु रखेंगे तो कैसा दूध मिलेगा? पढ़ो। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं, गाय और अन्य पशु रखते हैं, यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है, बहुत सारा मिलेगा भाई। गाय जैसे पशु या गाय रखेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत सारा दूध मिलेगा। तो यहाँ पर 73 का आंसर क्या होगा? यदि लोग गाय
जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा इसका डी। फटाफट फटाफट देखते चलिए क्या आंसर होगा? डी होगा। ठीक है, फिर अगले सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 74, 74। यह और ये ब्लैंक दिया है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। ये क्या है? आवश्यक है, गैर जरूरी नहीं है, अनावश्यक भी नहीं है, अनपेक्षित भी नहीं है, आवश्यक है। क्या है? मैंडेटरी है, यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो लाभ की जगह क्या हो जाएगा? हानि। ये हमने पढ़ा ना ऊपर, देखो देखो, यह जरूरी है, जरूरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए और विषाणु मुक्त होना चाहिए। तो जरूरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो गया? आवश्यक, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंडेटरी। हानि का अर्थ क्या होता है? हानि का मतलब होता है क्षति। हानि का मतलब क्या होता है? इसका पर्यायवाची हम कह सकते हैं क्षति है, या समानार्थी शब्द क्या है? क्षति है। तो 75 का क्या हो गया? सी हो गया। अब आइए नेक्स्ट वाले, चौथे नंबर के अनुच्छेद पे, इसको पढ़िए फटाफट से। देखिए चौथा नंबर का अनुच्छेद क्या कह रहा है? ये है यहाँ पर अनुच्छेद 4। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हम किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हम वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। तो अब यहां पर आंसर करना होगा भाई, क्या? देखिए कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे? खिलौने और बर्तन है क्या यहां पर? चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। हाँ, तो हम कह सकते हैं बर्तन आ गया खिलौनों में। ठीक है, देखिए अब इसमें मेज कुर्सियां तो बनाए नहीं है, फल और सब्जियां भी नहीं बनाए, अभी तो खिलौने और बर्तन बनाए थे। तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगला, हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। कैसे? हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में, कृत्रिम मतलब हाथ से बनाए हुए, कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। तो इसका 77 का आंसर बी होगा। देखो यहां पर क्या लिखा है? किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों में बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें मतलब कृत्रिम में, कृत्रिम बनाए थे ना, तो कृत्रिम अंतर करना मुश्किल था। तो कृत्रिम हो जाएगा इसका आंसर, कृत्रिम हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका 77 का। 78 का देखो, ऐसे मतलब सच का, ऐसे मतलब क्या? ऐसे या सच शब्द है, सच मतलब ऐसे, ऐसे फल, क्रिया तो नहीं है, ऐसे क्रिया तो नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है। ठीक है, ओनली विशेषण है। ठीक है, मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? विशेषण, संज्ञा। ठीक है, तो अगर लिखा है ऐसे ऐसे लोग, लोग मतलब क्या है? ये संज्ञा है। तो ऐसे किसकी विशेषता बता रहा है? लोगों की विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? विशेषण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? ठीक है, विशेषण कर दो। 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल 78 का आंसर हो जाएगा सी। अब हमारे पास दो सवाल या दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं। 79, भेद का समानार्थी। भेद का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। भेद का मतलब क्या होगा? अंतर। भेद मतलब क्या होता है? अलग, भेद करना। इसका मतलब क्या होगा? अंतर करना। तो 79 का ए हो जाएगा, 79 का ए आंसर होगा। और 80, प्रत्येक का वही अर्थ है। प्रत्येक का मतलब क्या है? प्रत्येक मतलब हर एक। हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम हर एक की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? हर एक मतलब सी, 80 का होगा सी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे के सारे सॉल्यूशन हमने
आज देखें, जो कि हमारा नवोदय जागृति अभियान के तहत मैंने आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया 30 अप्रैल के एग्ज़ाम का। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को आप शेयर करिएगा। आगे भी हम इससे संबंधित क्लासेस, इससे संबंधित अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। आलोक और छूलो आसमान किसने रोका है की टीम मिलकर के आपके उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। इसमें आदरणीय लोकेश लिल्हारे सर, आदरणीय साक्षी मैडम, ये सभी लोग और उनकी टीम मिलकर के आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि समाज के बच्चों को अग्रणी दिशा में, अग्रणी लाइन में शामिल किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। उसके सहयोग के लिए जो भी आवश्यक बन पड़े आपको सहयोग करना है और चीज़ों को देखते रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है और बढ़ने का प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मैं क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।